अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ हुमायूं अब्बासी, एक और सुबह में। और आज फिर आप यकीनन आप शायद ये तसव्वुर कर रहे होंगे कि मेरे साथ हलीमा होंगी, लेकिन उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जल्द वो जब ठीक होंगी तो वो इस शो का हिस्सा दोबारा होंगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस शो में मुझे उस तरह मज़ा नहीं आ रहा मैं वो, क्योंकि वो मेरी लिटरली इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई है उनके साथ कि जब वो आती है उनके साथ मस्ती भी करता हूँ, हंसता हूँ, खिलखिलाता हूँ, उनको तंग भी करता हूँ। लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभी कि मेरे जोक्स कौन सुनेगा और कौन मुझे जो है वो हंसेगा मेरी बातों पे। तो अब ये वाले जो बैठे हुए ना, जो मेरे सामने बैठे हुए, ये भी एक्टिव रहते हैं, ऐसे बैठे होते हैं सारे। तो अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो वापस आएंगे तो फिर हम वो दोबारा से जो माहौल बनेगा, वो कहते हैं ना ख़ानदान में एक बंदा भी गायब हो जाए तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो ये वही वाला सीन हो गया। शुरुआत आज मैं थोड़ा सा मेंटली तौर पे इतना खुश नहीं हूँ, तो शायद वो उस तरह मुझसे ना चीज़ें हो सकें। वो वजह ये थी कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की कल जो है वो इंतकाल हुआ। बड़ी एक सैड न्यूज़ मुझे ज़्यादा इसलिए भी लगी क्योंकि उनके अपने भाई ने भी कहा कि उन्होंने ख़ुदकुशी की, उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो मेंटली जो है वो बहुत डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन का शिकार थे। और वो कहते हैं वो बचपन से ही यूसुफ जमील साहब ने, जो उनके बड़े भाई हैं, उन्हें कहा वो बचपन से ही डिप्रेशन के जो है वो शिकार थे और उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लगते थे। तो क्योंकि उस दिन इत्तफाक़ी तौर पे वो घर पे अकेले थे, उन्होंने गन मैन से गन ली और उन्होंने अपने सीने पे गन मार के अपने आप को शूट कर दिया। ये बड़ी अफसोसनाक खबर जो मैंने कल सुनी। हम सब बड़े अफसरदा हैं। अल्लाह ताला उनके बेटे को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। मुझे दीनी तौर पे यकीनन इन चीज़ों से इतनी वो शायद आगाही नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें कही जाती कि आसराई होती है। लेकिन अभी इस टाइम अगर आप लोगों से दरख्वास्त है कि ना कि उन लोगों को इस तरह की बातें करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या उनको दुख पहुँचे। वो अभी भी बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। अब क्योंकि कहते हैं द लाइफ मस्ट गो ऑन और ज़िंदगी तो इस तरह चलती रहेगी। लाहौर के बारे में बात करें जनाब, लाहौर में जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इस बार स्मोग सबसे ज़्यादा होगी। अभी से गुलबर्ग, रावी रोड और ये कुछ जो इलाके हैं, लिबर्टी चौक वगैरह, ये यहाँ पर स्मोक ज़्यादा रहेगी और यहाँ तक कि इसकी जो परसेंटेज ऑफ देखने की सलाहियत है वो भी बहुत कम होगी। तो यकीनन रात के टाइम पे जो गाड़ियाँ चलती थी फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर या पेशावर टू लाहौर, वो भी नहीं चलेंगी, बहुत कम चलेंगी, क्योंकि स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है अभी से। तो जब मौसम ज़्यादा ठंडा होगा फिर तो अज़ाब समझ जाएगा। अब जी आपको बताऊं आज की कहानी ये है कि क्योंकि डिप्रेशन के बारे में बात हो रही थी, खुशी के बारे में बात हो रही थी। बहुत सारे लोग खुश होना नहीं जानते। वो खुश होना क्या होता है वो जानते ही नहीं, वो मुस्कुराना उन्होंने छोड़ दिया। जब एक उम्र में पहुंच जाते हैं, हम एक एज पे पहुंच जाते हैं, तो साउथ एशिया के बारे में कहा गया है, ये बड़ी हैरत की बात है कि 42 साल की उम्र के बाद उन्हें खुश होना आता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को खुश होना आता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये बच्चों का काम है, ये जवानों का काम है। हंसना, खिलखिलाना, खुशी हासिल करना, कोई ऐसी चीज़ जो अपनी खुशी के लिए आप करें, वो लोग नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ साउथ एशिया में है। अगर आप बाहर ममालिक में देखे जाए तो ये परसेंटेज टोटल उल्टी है। वहाँ पे 45 साल के बाद वहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि खुशी को हासिल किया जा सके। 45 के बाद ही मुश्किल होता है खुशी हासिल करना। मैथ्यू रैकेट, दुनिया का सबसे खुश तरीन इंसान, जिसको दुनिया ने सबसे ज़्यादा खुश तरीन इंसान मान लिया, उसके जहन में 12 साल से यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई परेशानी, ना कोई गम, किसी का केमिकल डिटेक्ट नहीं किया गया। 1946 में पैदा होने वाले मैथ्यू रैकेट फ्रांस में पैदा हुए। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके घर में सिर्फ परेशानी, ना कि सिर्फ उनके घर में बल्कि पूरे फ्रांस में सिर्फ परेशानी थी। हर किसी का मुंह मायूस, जहां बैठते लोग गमज़दा बातें करते, हर किसी के चेहरे पे एक उदासी नज़र आती। मौसीकी से दूर दूर तक किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं था और फ्रांस में जो अफसरदगी थी उससे मैथ्यू का दिल बड़ा हल्का हो गया। उसके वालिद साहब भी कुछ ऐसे ही थे। कहा यह जाता है कि घर का माहौल वालिद से बनता है। उसके वालिद साहब बड़े जो है वो उदास होते थे, परेशान होते थे। उसका असर मैथ्यू में बहुत पड़ा। मैथ्यू डिप्रेशन में रहता, परेशान रहता। फिर उसने मोलेकुलर जेनेटिक्स पे मास्टर्स कर लिया। तस्वीरों का बनाने का शौक था, तस्वीरें भी बनाना शुरू कर दी। जब मैथ्यू ने तस्वीरें बनाना शुरू की तो देखा कि हर तरफ उदासी है, हर तस्वीर में उदासी है, तो उसने तस्वीरें बनाना भी छोड़ दी।
मैथ्यू खुशी ढूंढने के लिए भागने लगा, दौड़ने लगा, इधर उधर जाने लगा, लेकिन खुशी उसे कहीं ना मिली। फिर मैथ्यू ने बुद्धिस्ट को ज्वाइन कर लिया, बुद्धिस्ट रिलीजन को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जब उनको बुद्धिस्ट को ज्वाइन किया तो आपको पता है वो लकड़ी के जूते पहनते और एक ख़ास लिबास पहनते। वो उनके साथ इंडिया निकल गया। जब उनके साथ इंडिया निकल गया तो वहाँ पर हिमालयाज़ के पहाड़ों में रहा, गारों में रहा। वहाँ पे 2-2 दिन के लिए खाना नहीं होता था, मुराकबे किए। मैथ्यू को वो खुशी महसूस होने लगी। ये बात है 1976 की। 1976 के बाद मैथ्यू ने कहा कि खुशी तो मुझे महसूस होने लगी है अकेले रहकर। 2-2, 3-3 गुजर जाते थे, मैथ्यू खाना ना मिलता, मैथ्यू को पता भी नहीं चलता था। उसके बाद क्या हुआ कि मैथ्यू को पता चला कि अपने आप के साथ ज़िंदगी गुजारने में खुशी है, जो कि गलत था। ऐसा नहीं था। उसे खुशी तो मिल रही थी, वो मुतमईन तो था, गमज़दा भी नहीं था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो कैसे रहा है। मैथ्यू ने फिर बहुत सारी किताबें लिखी, एक यूनिवर्सिटी है, उसने उन पर रिसर्च भी की, और बहुत सारी किताबें लिखने के बाद मैथ्यू ने ये रियलाइज़ किया कि 5 चीज़ें इंसान को खुश कर देती हैं। 5 चीज़ें। 1, दूसरों की मदद करना। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, ज़रूरी नहीं है आप पैसे से दूसरे की मदद कर सकते हैं, आप जिस्मानी तौर पे मदद कर सकते हैं, आप बातों से किसी की मोटिवेशन करके मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जो कहते हैं, ये बड़ी मज़े की बात है और मुझे बड़ी हंसी है ये दूसरी चीज़ सुन के। कहते हैं जो लोग खुले दिल के होते हैं वो भी ज़्यादा खुश रहते हैं, वो भी मुतमईन रहते हैं। जो खुले दिल के होते हैं, जो कंजूस होते हैं, ये मैंने माजिद भाई को देखा है, कहते हैं जो कंजूस होते हैं वो भी खुश नहीं रहते, वो उनका खुश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरी चीज़ जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ज़रूरी और करना चाहिए, मुराकबा। आप सब मुराकबे को जानते होंगे क्या होता है। कहते हैं कम से कम ज़िंदगी में आपको हर रोज़ 5 मिनट के लिए मुराकबा करना ज़रूरी है। और मुराकबा करना कैसे? आपने खामोशी से एक जगह पे बैठ जाना है, आपने कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सोचना, आपने सिर्फ सोचना है कि सब कुछ नहीं सोचने के बाद कह रहे हो सोचना है। आपने बस अपने दिमाग को खाली कर देना है, सांस अंदर नाक से और मुंह से बाहर निकालनी। ये प्रोसेस है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। कहते हैं नाक से सांस अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं, इनका एक प्रोसेस है। अक्सर आप देखते हैं लोगों को बीमारियां होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, कहते हैं कि वो सांस भी प्रॉपरली नहीं लेते। आपने ये लेना है, नाक से अंदर सांस लेना और मुंह से बाहर निकालना है। तो आपने 5 मिनट से लेकर, आपको देखिए कितना मजा आएगा, आप इसको 15 से 20 मिनट तक करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। चौथी चीज़ जो आपने लाजमी करनी है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो चीज़ आपको हंसी आएगी लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने गम को लेना ही नहीं है, आपने किसी परेशानी को लेना ही नहीं है। क्योंकि ये याद रखें, हमेशा हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, हर मसले का एक हल होता है। अगर कुछ हल नहीं होता तो आप उसे अल्लाह पे छोड़ देते हैं, लेकिन हर मसले का हल होता है। क्या आज तक किसी मसले से आप मर गए? क्या कुछ हो गया? नहीं हुआ ना। तो हर मसले का हल होता है। आपने गम को करीब आने नहीं देना, जो होगा ठीक हो जाएगा। तो आखिरी बात करूंगा, फिर उसके बाद ब्रेक लूंगा। मेरी बड़ी अम्मा बड़ी प्यारी बात करती होती हैं और मैं उस असूल पर आज तक चल रहा हूं, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। यहां पे लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सोप। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब आपको बताएं कि हमारे साथ जो है हमारी गेस्ट भी मौजूद है। अक्सर जब बचपन आपका होता है तो आपका बड़ा दिल करता है कि कोई अगर आपके साथ मस्ती करे तो एक आध मुक्का आप धर दें उसको, एक आध चमाट भी लगा दें। और बट ये उस वक्त आपको नहीं पता होता कि हो सकता है आप अच्छे बॉक्सर भी बन सकते हो। तो इसी तरह अब एक हमारे पास हमारी आज जो गेस्ट है उन्होंने यही सोचा, जब उन्होंने मुक्के शुक्के मारे किसी को तो उन्होंने कहा यार ये तो उसका मुझे बड़ा अच्छा शौक है और ये स्पोर्ट्स बन सकता है, तो जिसको बॉक्सिंग कहते हैं। तो इस्मा आतिफ हमारे साथ मौजूद है जो कि बॉक्सर है, नेशनल टीम की कोच भी है, एंड नॉट जस्ट दैट फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी है, कोच भी है, और आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलाम, थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कितने बजे उठती हैं सुबह? अराउंड अबाउट 5 to 5:30। इतनी जल्दी क्यों उठती हैं? असल में कोशिश होती है कि नमाज़ पढ़ ली जाए और पढ़ ली जाए। चलो गुड, माशाल्लाह।
तो उसके बाद फिर जो है ना मेरा बेबी है उसको भी देखना होता है, और फिर हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना, तो वो घर का थोड़ा सा, उसके बाद फिर अपनी नाश्ता कैसे मुट्ठी से एक्टिविटीज। बनाती है, हाथ से इसी तरह बना लेती है? कैसे बनाती है नाश्ता? नाश्ता जो है ना पराठे ऐसे नहीं बनते? ऐसे कोशिश होती है ऐसे बन जाए, लेकिन ऐसे बनते नहीं है। और अगर ना पसंद आए तो कोई मुक्का भी धर देती है हस्बैंड को, या वहां से भी आ सकता है, वो भी बॉक्सर है? वो भी बॉक्सर हैं, तो वो जो है ना वो भी डर होता है कि काउंटर अटैक आएगा। डिस्टेंस रखें। अच्छा, सोती कितने बजे हो आप? ले हो जाते हैं 11-12 बज जाते हैं। अच्छा, क्योंकि जो फिटनेस से आपका ताल्लुक है ना, तो सोना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्लीप साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर ऑफ कोर्स अब आपका बच्चा भी है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा कहीं ना कहीं ना। असल में हमारा क्लब है, इवनिंग में मैं क्लब जो करती हूँ, बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा। तो उसके बाद जब हम फ्री होते हैं तो तकरीबन रात को 8-9 बज जाते हैं। हाँ। तो फिर वापस आके खाना बनाना, थोड़ा बच्चे को देखना, और हस्बैंड को उन्होंने जॉब पे जाना होता है, उनका नाइट होता है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा टाइम हो जाता है सारा सिस्टम सेट करते करते। अच्छा अस्मा, वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, एक सब्जेक्ट है जो कि दुनिया अभी तक इस पर रिसर्च कर रही है कि आप अपने काम के साथ साथ अपने घर को भी चलाना, सारी चीज़ें करना, ये बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल है। आप शादीशुदा भी हैं, आपका बच्चा भी है, आपके हस्बैंड भी हैं यकीनन, जो जिनको आपको हेल्प करते होंगे आई एम श्योर। तो आप उसको कैसे मेंटेन रखती है? क्लब भी जाना होता है, बच्चा भी है, तो कैसे आप बैलेंस कैसे रखा हुआ है? शुरू में तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जब शादी से पहले तो सिंगल लाइफ में तो इतना ज़्यादा नहीं चीज़ें, लेकिन जब आफ्टर मैरिज जो है ना, इस चीज़ को कैरी करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती, तो मेरे हस्बैंड मेरे बैकबोन है। तो मैं इस चीज़ पे हमेशा कहती हूँ कि मेरे एक लोग कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मैं समझती हूँ कि मैं कामयाब औरत के पीछे एक कामयाब मर्द का हाथ है। ये वाइस वर्सा जाता है, मैं एग्री करता हूँ तो दोनों तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और आज मैं जिस मकाम पे हूँ और जितना मैं ग्रो कर रही हूँ आगे, तो ये सिर्फ उनकी सपोर्ट है। अब्बू शब्बू की कोई सपोर्ट नहीं जो पहले होती थी, आपने नहीं, भूल ये बड़ी जल्दी आपने है? नहीं, अब्बू की सपोर्ट, अम्मी अब्बू की सपोर्ट थी मुझे शुरू में, उनकी सपोर्ट के बगैर मैं इस फील्ड में आ ही नहीं सकती थी। शुरुआत कहाँ से हुई, वहाँ से शुरू करते हैं। शुरुआत में मैं जो है ना, शुरू में स्कूल लाइफ में मुझे शौक होता था स्पोर्ट्स का। अच्छा। तो लेकिन स्कूल लाइफ में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी स्पोर्ट्स लेवल की। तो फिर जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे शुरू से मारने और झगड़ने का शौक होता था, कि आस्तीनें चढ़ा के डराना क्लास में इतनी सी जान में जान इतनी होती थी? इतनी जान में आपको मारने का शौक था? इससे भी कम थी पहले। अच्छा, इससे भी कम थी? ओए होए, मेरी तरह फिर भी शौक था आपको? वो चलो। सिंगल पसली होती थी, लेकिन लड़ाई में हमेशा मेरी दोस्त अक्सर मुझे ले जाती थी। वो लड़ती वो थी, कहती थी यार जा तुम बदला ले जाके। और कुट पड़ती थी आपको? नहीं, मैं मारती थी फिर गायब हो जाती थी। पर कुट पड़ी है वैसे कभी? दुरुस्त किस्म की, फिट किस्म की कुट पड़ी हो? हाँ, नहीं ये सच तो नहीं पड़ी, लेकिन ये है कि लड़ने में अक्सर लग जाती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको लगे ना, मारते हैं तो फिर मार खानी भी पड़ती है। तो आज वो दोस्तें मिलती होंगी जो आपको कहती होंगी भाई तुम तो बॉक्सर बन गई, वो तुम्हारा देखो हमने तुम्हें भेजा, इस पर हमारा हाथ भी है? नहीं अक्सर मिलती हैं फ्रेंड्स, तो कहती हैं यार शुरू में ना अक्सर में लोग समझते थे कि ये बॉक्सिंग अजीब सी फील्ड है। हाँ। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ी है, क्योंकि बॉक्सिंग फीमेल्स के लिए ना अभी हमारे पाकिस्तान में अपकमिंग इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है इसमें। हाँ। लेकिन ये है कि मुझे पसंद था कि मैं जो है ना इसमें नेशनल लेवल या पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल प्रेजेंट करूँ। माशाल्लाह। तो मेरे कॉलेज में अक्सर मेरी क्लास फेलोज़ मुझे कहते थे यार तू लड़कियों वाला कोई काम नहीं कर सकती। जब देखो लड़कों वाले काम। मैंने कहा यार लाजमी तो नहीं है लड़के ही ये बॉक्सिंग करें या मार्शल आर्ट करें, लड़कियां भी तो स्ट्रांग होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो लड़कियां किसी से कम थोड़े ही हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसमा जब भी कभी आप कोई ऐसा स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं तो क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस खानदानों में रहते हैं, जिस जगह पे पलते फूलते हैं, वहाँ पे अक्सर एक सवाल आता है। वो सवाल होता है कि जी अच्छा बॉक्सिंग करते बेटा और क्या करती हो? मतलब उनको लगता है कि बॉक्सिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो पूछते हैं इसके अलावा और क्या करती हो? तो ये आपको सवाल सुनने को मिलते हैं अक्सर? बिल्कुल ऐसे ही है, सुनने को मिलता है कि यार तुम इसके अलावा क्या करती हो, तुम्हारी ये। तो मुझे फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है बड़ा लंबा कि यार मैं सिर्फ बॉक्सिंग नहीं करती, मैं इसके साथ साथ अपनी और भी एक्टिविटीज़ करती हूँ, मैं स्टडी भी करती हूँ, और फिर मैं जो है ना अपने लोगों को सिखाती भी हूँ, जिम भी कराती हूँ, जिम करती भी हूँ। तो अच्छा अब इसमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हौसला अफजाई की
उन लड़कियों के लिए जो कि अभी मैट्रिक में है, एफएससी में है, उनको वालिदैन कितना ज़रूरी है कि उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि उनकी हौसला शिकनी कर दी जाती है जब वो स्पोर्ट्स के बारे में बात करती है, किस चीज़ के बारे में बात करती है, कहते हैं नहीं बेटा पागल हो तुम, लड़की हो, तुम करोगी, कौन ख्याल रखेगा, भाई तुम्हारा वहाँ पे गया हुआ है, तुम्हें पता है वो ये किया हुआ है, यानी भाई का करियर बना हुआ है, वो कर नहीं सकता, वो बेचारा तुम्हें पता है थका हुआ आता है, वो तुम्हें कहाँ कहाँ लेके फिरेगा, माहौल तुमने देखा है। ये जुमले, ये सवालात ये खड़े हो जाते हैं, तो ज़रूर आपको नहीं लगता कि हौसला अफजाई करनी चाहिए शिकनी की जगह? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अप्रिसिएशन जो है ना वो हमेशा आपको आगे लेकर जाती है, कोई भी फील्ड है। अप्रिसिएशन के बगैर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल और वो स्ट्रगल करनी पड़ती है हर फील्ड में, लेकिन अप्रिसिएशन के लिए आप हर बंदा, यानी मैं जैसे पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, अप्रिसिएट करना ज़रूरी होता है किसी, चाहे खिलाड़ी हो चाहे कोई भी फील्ड हो। तो असल हमारा जो सोसाइटी है उसमें फ़ीमेल को इसलिए स्ट्रगल करनी पड़ती है ज़्यादा कि उनको ना उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं होती। तो जैसे मेरी फील्ड है बॉक्सिंग, इसमें ना मुझे अपने एरिया में वहाँ पर जहाँ पर मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं ये फजूल सा वो स्पोर्ट, इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये जो है ना टाइम वेस्टिंग है। लेकिन मेरी तकरीबन पिछले 6-7 साल से मेरी और मेरे हस्बैंड के, हम दोनों की स्ट्रगल है कि ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग के लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि बॉक्सिंग सिर्फ फाइटिंग का नाम नहीं है। बॉक्सिंग आपको जितने ज़्यादा बेनिफिट्स देती है फिटनेस के हवाले से, लाइफ में डिसिप्लिन लाती है, फोकस लाती है, आपको जो है ना आपकी लाइफ लाइन बढ़ाती है। आपने ये अपना थॉट होल्ड करना है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हम बॉक्सिंग से क्या फ़वाइद होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मुझे फरहाद भाई ने याद किया, कहते हैं आपने पांचवी चीज़ नहीं बताई, पांचवी चीज़ क्या होती है? वो मुझे याद आ गया, मैंने नहीं बताई थी, मैंने जान के नहीं बताई थी, मैंने कहा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। आपने सुनी थी मेरी स्टोरी, वो जो खुशी वाली? आपने आप मेकअप रूम में नहीं, टीवी नहीं लगा हुआ था? कंप्लीट नहीं सुन सकी। अच्छा, वो 5 चीज़ें जिससे आप खुश रह सकते, उसमें जो 5वीं चीज़ थी वो है उम्मीद। बिल्कुल ऐसे। उम्मीद आपने किसी से नहीं लगानी, आपने देखे खुद तो रखनी है, आपने किसी से कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, किसी से उम्मीद नहीं रखनी। हम अक्सर अब रिश्तों में होता है कि हम प्यार करते हैं, ठीक है, किसी से मोहब्बत करते हैं, हमें होता है कि यार कम से कम अगर पूरा जितनी मैं दे रहा हूँ उतनी ना हो, कम से कम 2% तो मुझे मिल जाए वापस, मतलब थोड़ी बहुत तो हो जाए। लेकिन ये दुनिया आपको उतना लौटा सकती ही नहीं है, और अगर लौटा रही भी होगी तो आपको लगेगा नहीं अभी भी कम है, जितना मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ ये उससे अभी भी कम है। तो आपने किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। नो एक्सपेक्टेशन, ओनली लव। आपने सिर्फ मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, अपने लिए करना है। अब क्योंकि देखिए आप उनसे प्यार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, ऐसा ही है। तो आप अपनी खुशी के लिए प्यार करें, आप अपनी खुशी के लिए मोहब्बत करें। आपने किसी से उम्मीद लगा के नहीं रखनी है कि वो आपसे प्यार करे, वो भी आपसे मोहब्बत करे। आप उनसे कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, आप खुश हैं, बस जुमला वही ख़त्म हो गया। वो करते वो नहीं करते ये अलग बात है, वो स्टोरी अलग है, उसको आपने बिल्कुल उस उम्मीद पे नहीं रखना। वरना हमारे डेविड भाई क्या करते हैं कि वो करते हैं मोहब्बत किसी से, अब उस बेचारी को पता भी नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं वही मोहब्बत कर, वो कैसे करे उसको पता ही नहीं है, और आप शादीशुदा हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, हम जाते इस्मा की तरफ। इस्मा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त के लिए कि बॉक्सिंग जो है वो एज अ फील्ड ख़वातीन के लिए कैसी है? आप ज़रा इसका ज़रा प्रॉपर एनालिसिस करके बताइएगा। देखिए मुश्किलात भी होंगी, ये ना कहिएगा बहुत अच्छी है सब कुछ है, मुश्किलात तो इसमें भी होंगी। तो ख़वातीन के लिए कैसी है ये फील्ड? जहाँ तक देखा जाए बॉक्सिंग एक सिस्टम है, और ये ख़वातीन के लिए मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है एज अ प्लेयर वो खेलने के लिए, और एज अ उसको जो है ना अगर वो फिटनेस के तौर पे भी लेती है तो भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये है कि स्ट्रगल हर फील्ड में है, विदाउट एनी जो है ना मेहनत आप कोई भी रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह बॉक्सिंग में भी इनिशियल लेवल पे खेलना, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल पे, यानी ये लेवल्स हैं सारे, इन लेवल्स को पार करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर एज अ प्लेयर आप मेहनत कर रहे हो, आपका एक गोल है कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए जो है ना आपको अपना एक गोल सेट करना है कि आपने इतना टाइम जो है ना किस तरीके से जो है ना इसको लेकर चलना है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, गर्ल्स आती हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने गोल वो बहुत बड़ा लेकर आती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उसको अचीव करने के लिए मुझे कौन से स्टेप्स लेने हैं और कितनी मुश्किलात आगे आएंगी। वो कहते हैं वो तो बड़ा आसान है, कर लेंगे हम।
बिल्कुल हो ऐसे गई। तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि 2 महीने 3 महीने भेजते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं यार पेपर होने वाले हैं, छोड़ दो, क्या करोगी इसको आगे लेके, कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा उनको ये होता है कि बेटे जब भी कभी भी आप किसी फील्ड में जाते हो तो उसको में मेहनत किए बगैर आपको एकदम से एक रिजल्ट अचीव नहीं होते। ऐसा ही है। तो इसको जो है ना आप थोड़ी सी सख्त है, मेहनत तलब है, थोड़ी सी आपको फिज़िकली आपको उसमें ज़्यादा अपनी इनपुट देनी पड़ती है, फिज़िकली उसमें अपने आप को जो है ना इंडल्ज Involve करना करना पड़ता है। पड़ता है, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बॉक्सिंग थोड़ी सी ये क्या है, आपको किसी को मारने के लिए ना आपको मुक्का फेस करना भी पड़ता है। हाय, तो मुक्का मारने के लिए मेरे टीचर कहते हैं कि मुक्का मारने के लिए मुक्का खाना भी सीखो, सिर्फ मारना भी नहीं होता। ओए होए। तो इसीलिए आपको उसको जो है ना सीखना है, आपने सिर्फ मारना नहीं सीखना, बड़ा मार मेरा दिल खाना चाह भी रहा है होता आपसे है। पूछने का, अस्मा कभी मुंह पे मुक्का पड़ा? मतलब मुझे तो बड़ा डर लगता है कि मुंह पे मार दे, मतलब मुंह पे कोई चपेट मार दे, बड़ा डर लगता है। लेकिन मुक्का कभी पड़ा? पड़ा है मुझे। एक बार हमारा चल रहा था पंजाब इंटर डिवीजन हमारी हो रही थी, तो वहाँ पे मेरी कोचिंग थोड़ा हम लोग जब मुकाबले से पहले जो है ना पैडिंग और कर रहे होते हैं, तो मेरे कोच मुझे बता रहे थे, तो उनका वो थोड़ी सी स्पीड में पंच करते करते ना उनका पंच आकर ठा मेरी नाक पे ओए लगा। होए होए, तो थोड़ी सी बैठ इसलिए गई है? नहीं बैठी तो वो बचपन मेरी ना लगी मुझे थोड़ी। ओए होए 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 होए। तो फिर यह है कि थोड़ा सा मुझे हुआ, ब्लीडिंग हो गई थोड़ी, तो फिर वो ठीक हो गया था बाद में काफ़ी हद तक। लेकिन तो बस सह लिया था। ये था कि जब आपको लगती नहीं है ना, या आप कोई चीज़ फेस नहीं करते, जब तक आपको उस चीज़ की फील नहीं आती आता। है, मैं मानता हूँ। अच्छा अस्मा, इस्मा आपका नाम है, मैं आपको बार बार अस्मा कह रहा हूँ, बड़ा मुश्किल नाम रख लिया माँ बाप ने, मेरे लिए बड़ा मसला कर दिया। अच्छा इस्मा, बड़ा फनी सा सवाल है, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ, क्योंकि आप बॉक्सिंग लड़कियों से ही करती हैं? नहीं, मैं लड़कों से भी करती हूँ। लड़कियों से भी करती हैं? जी जी। तो कभी ऐसा हुआ लड़कियों ने, क्योंकि लड़कियां तो अक्सर लड़ाई करते हुए बाल पकड़ लेती हैं, तो कभी बाल पकड़े एक दूसरे के? मतलब मेरे सिर्फ दिमाग में आया, मेरे कभी हुआ कि बाल पकड़ लिए, उसने कहा छोड़ मेरे बाल, तूने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे बाल छोड़ पहले। मतलब बॉक्सिंग है, स्ट्रीट फाइट नहीं है। अच्छा ओ अच्छा ठीक है। पर वैसे कभी बॉक्सिंग में ना आपके ग्लव्स होते हैं, आपके हाथ फ्री नहीं होते कि आप किसी के बाल पकड़ो। ओ ये बात फिट है, वरना तो ऐसे बाल पकड़ ले है ना। वैसे उनको पता है ना लड़कियों ने बाल पकड़ लेने हैं, तो इसलिए उनके हाथ बांध के जो है ना उनको कहते हैं तो लोग पंच। तो इसलिए बाल के जो है वो हाथ बांध लिए जाते हैं, इसलिए बाल नहीं पकड़ते। अच्छा सबसे ज्यादा मुझे तजस्सुस है, सबसे ज्यादा मुक्का लगता कहाँ पर है? फेस। फेस पे सबसे ज्यादा जोर का लगता है, और फेस पे किस जगह पे सबसे ज्यादा जोर का लगता है? आपका बॉक्सिंग के पॉइंट्स जो होते हैं, बॉक्सिंग का एरिया होता है आपका फोरहेड से लेकर आपकी अपर बैली तक होता है आपका ये बॉक्सिंग एरिया, जहाँ आप फाइट करते हैं, जहाँ आपका अच्छा। पंच मारते और हैं। पॉइंट रैंकिंग भी है, कोई सबसे ज्यादा पॉइंट उसके मिलेंगे? नहीं, सबके सेम है? फेस के पॉइंट्स होते हैं, ज्यादा होते हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा फेस पे लगती कहाँ पर है, जोर की कहाँ लगती है? ये डिपेंड करता है, हर बंदे की अपनी फीलिंग है, लेकिन फेस पे आपको ज़्यादा पंचेस आपको जो है ना चिक्स पे और नोज़ पे ज़्यादा बेयर करने पड़ते हैं। उसके ये होता है कि हमारे पास सेफ्टी है, हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं, हेड गार्ड होता है और टूथ कम्स होते हैं कि आपके दांत ना टूटे, दांत ख़राब ना हो, तो उस वजह से ना आप फेस कर लेते हैं इस चीज़ को। अच्छा मुझे बड़ी अच्छी एक चीज़ लगी कि मैं एक फाइट देख रहा था, उसमें उसके दांतों को जो आप लगाते हैं, फ्रेम लगाते हैं जो दांतों में, उसे क्या कहते हैं? टूथ कम। टूथ गम। तो वो टूथ गम उसका गिरा, तो वो फाइट करते हुए उस दूसरे जो ओपोनेंट है उससे उसका उठाया, उसको उससे पहनाया, फिर उससे मुक्के मारना शुरू कर दिए। तो मेरे लिए बड़ा फनी था कि दैट वाज आल्सो वेरी गुड कि स्पोर्ट्समैनशिप थी कि उसने दोबारा पहनाया ताकि उसके दांत ना टूट जाए। वैसे कभी दांत शान टूटे आपकी, कभी कोई ऐसी जख्मी हुई आपके, ओ हो जालिम जख्मी हो गई हो आप? ये मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि लोग को लगे इतना आसान गेम नहीं है। नहीं, दांत टूटे तो नहीं है, बट ये है कि आपको पंचेस जब आप हम ओवरऑलिंग करते हैं ना, जब हम फेस की करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, तो हम उसमें अपने आप को प्रिपेयर, इतना अपनी बॉडी को, अपने मसल को इतना प्रिपेयर करते हैं कि अच्छा। हम पंच फेस कर सकें। तो ये अब तो काफ़ी हद तक सेफ्टी हो गई है कि आपके दांत जो हैं वो बच जाते हैं, इतना वो नहीं होता टूटने का। पर अगर जो जख्म होते हैं, जो फेसेस पे अक्सर देखते हैं, बॉक्सर का मुंह लो लुहान होता है, अल्लाह माफ़ करे, सूजा हुआ मुंह। अच्छा मैंने तो, क्योंकि अलूमी करीम शाहीन, शायद आप उनको जानती होंगी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं अक्सर जब वो फेसबुक पर तस्वीर लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, तो मैं खुद खौफ खा जाता हूँ, और कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक होते हैं वो। मुझे समझ नहीं आती क्या ये जादू की छड़ी है, ये जो बॉक्सिंग के मुक्के हैं ये कोई ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते? हमें तो अम्मा एक चपेट मारती थी तो 10 दिन जो है वो होश नहीं आता था, तो ये आप लोगों को ठीक कैसे हो जाता है?
ठीक हो जाता है। असल में स्वेलिंग्स जो होती हैं ना, अक्सर पंच लगता है तो आपका फेस, ये आइज़ के नीचे और ये चीक्स आपकी यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। सम टाइम यहाँ पे क्लॉट हो जाता है, तो ये कि वो ख़त्म हो जाता है। आप सम टाइम हम लोग इनिशियल टाइम पे हम आइसिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको जो है ना वो करते हैं, मसाज करते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो फिर जो है ना ठीक हो जाता है। तकरीबन विद इन 72 आवर्स मैक्सिमम जो है ना 4 से 5 दिन में आपका ज़ख़म जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो है ना इंजरी किस तरह की हुई है। ठीक है। अच्छा अस्मा, आप खाली बॉक्सर नहीं है, आप फिटनेस कोच भी हैं, आप ट्रेनिंग भी देती हैं। तो आप फीमेल को ट्रेनिंग देती हैं, मेल को डजंट मैटर, आप सबको ट्रेनिंग देती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो टीचर हैं, मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे इतना ट्रेन किया है अच्छे से कि उन्होंने मुझे मेल और फीमेल को जो है ना दोनों को जो है ना फेस करना सिखाया था। तो मैं सिर्फ फीमेल्स को नहीं, मैं मेल्स को भी कोचिंग देती हूँ। माशाल्लाह। हमारे साथ याहिया है कॉलर, हम उनको वेलकम कहेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग याहिया। गुड मॉर्निंग हुमायूं, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो बहन बैठी हुई इनको भी सलाम हो। लेकिन हुमायूं मैं बहुत उदास हूँ, देखिए आज मेरी बहन हलीमा नहीं है तो मुझे बड़ी उदासी है। और हाँ, आपके चेहरे पे उदासी मैं देख रहा हूँ। हाँ पता नहीं, अब तो उसने ज्यादा ही टाइम लगा लिया। उसको मुझे लगता है बिस्तर मजे का लग गया, अब वो ठीक भी हो गई है, वो उतर नहीं रही, उसको मजा आ रहा है बिस्तर पे। मैं आपको बता दूं, वो इतनी बेचैन होगी ना यहाँ आने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जल्द वो हमें ज्वाइन करेंगी, आपको ज्वाइन करेंगी। मैं वही कह रहा हूँ याहिया भाई, उसकी जुबान तो इतनी देर रुकती भी नहीं है, किससे इतनी बातें करती होगी वो? ये घर में तो कोई नहीं सुनता उसकी। घर में तो नहीं सुनेगा कोई, सारी बातें आप ही सुन सकते हैं और हम लोग सुन सकते हैं। एनीवे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अच्छा, इनसे मेरे 2-3 सवाल जो मेरे जहन में है। एक तो ये कि बॉक्सिंग इज अ वेरी टफ गेम, मतलब आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और एक बात इनकी मुझे इतनी अच्छी लगी ना हुमायूं, वो ये इन्होंने जो कही ना, मुक्का मारने के लिए मुक्का खाना सीखना भी जरूरी है। और यही इसमें एक बड़ा पंच लाइन है कि भाई आप इतने स्ट्रांग हो कि आप मुक्का खाने की सलाहियत रखते हो और फिर मुक्का मारने की सलाहियत रखते हो। क्योंकि बीइंग गर्ल्स जाहिर है हमारे माशरे में और दुनिया में कहीं भी वैसे भी, क्योंकि एक ऐसा हमारे यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के साथ फेस के मामला कुछ ऐसे होते हैं कि आपको कभी ये जहन में नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर पंच लगने से चेहरा आंख बड़ी मुतासिर होती है, चेहरा बिगड़ भी सकता है, फैटल इंजरी भी हो सकती है। एक तो ये सवाल कि इसके बारे में आप क्या सोचती हैं। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियां आती हैं, लेकिन क्योंकि वो इतना टफ होता है कि वो सस्टेन नहीं कर पाती। तो एक तो ये कि आपको ये आपकी क्या समझती है कि इसमें बॉक्सिंग में आने के लिए 3 बड़ी अहम चीजें क्या हैं? आपका स्ट्रांग होना, आपकी विल पावर स्ट्रांग होना और पीछे से सपोर्ट होना। आपको किन 3 चीजों की अहमियत इसमें जरूरी समझती हैं और क्या पैगाम देंगी लड़कियों की जो बॉक्सिंग में आना चाहती हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू याहिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सवाल दिया, उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया। आप कह रहे हैं कि आप बताएं आप क्या होता है। ये बड़ा मज़े की बात थी। वैसे वो याहिया हमारे बड़े अच्छे सवाल करते हैं माशाल्लाह, एंड वेरी टेक्निकल सवाल। वो 3 चीज़ें क्या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग के लिए, जो आना या होना ज़रूरी है टू बी अ बॉक्सर, अच्छा बॉक्सर बनने के लिए? अच्छा बॉक्सर बनने के लिए सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी जो है ना एक जो आप बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपकी स्पिरिट और आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बॉक्सिंग जो है ना वो आपके लिए, आपको एक डिसिप्लिन के साथ साथ आपको एक टफ टाइम जो है ना वो बॉक्सिंग में आपको फेस करना पड़ता है। तो आपका मेंटली जो है ना स्ट्रॉन्ग होना, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सपोर्ट के बगैर, फैमिली सपोर्ट के बगैर या बैकअप पे आपका ये चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए ना बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। घर वाले अगर खुश ना हो तो आपके जहन में वो रहता है कि यार अब घर जाऊंगी, वो वाली शक्लें देखनी पड़ेंगी, मुंह बने हुए होंगे सबके, खाना मिलेगा नहीं, खुद बनाना पड़ेगा। तो आई अंडरस्टैंड, वैसे अभी तो आप खुद भी बना रही हैं, आप घर भी संभालती हैं, आई अंडरस्टैंड। हमारे साथ सफ़िया कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सफ़िया, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, फर्स्ट क्लास। हुमायूं, आज आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम का आगाज किया, शुक्रिया। तो वाकई खुश रहना आ जाए तो समझो कि आपको जीना आ गया, जीना आ जाए तो कहानी भी पूरी होगी। तो अब मैंने आपको ना, जिस दिन आपने कैंसर के बोल्ड टॉपिक पे इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम लेके गए ना, उस दिन भी बहुत मजा आया। बड़े प्रोफेशनल तरीके से आप प्रोग्राम लेके गए और जो लोग थे वो भी फैमिली शो
समझ के बहुत अच्छी तरह से अपने सवालात कर रहे थे, तो बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला। और बीमारियों को भी डिस्कस करें। और जो मिस आई थी जिन्होंने फूल लगाए हुए थे, वो बहुत ही प्यारा बोलती थी, और मुझे लगता है वो इश्क की और मोहब्बत की डेफिनेशन के इश्क में, मोहब्बत में सिर्फ यही नहीं कि आपको प्यार मिल जाए, प्यार देना ये मोहब्बत होती है। वो एक्सप्लेन नहीं इतना कर पाई, उन्हें दोबारा बुलाइएगा और हम उनको सुनना चाहेंगे। और खेल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हर खेल से भी हमें खुशी मिलती है और सीखने का मौका मिलता है, और हमें जब खुश रहना आ जाए, जीना आ जाए, तो सारी ही कहानी कंप्लीट। और मुख्तलिफ गेमें खेलें, कुछ भी आप खेलें, और जो नहीं फिजिकल खेल सकते वो लूडो शुडो खेल लें। लूडो शुडो खेल। अच्छा, वैसे लूडो में बड़ा मजा आता है यार, मैं लूडो बहुत शौक से खेलता हूँ। हम लोग जब, मुझे अभी तक याद है, वो आपको याद है एक टाइम आया था जिसमें चली जाती थी लाइट, वो जब लोड शेडिंग बड़ी ज्यादा होती थी, तो क्योंकि लाइट चली जाती थी और यूपीएस इतने ज्यादा चलते नहीं थे, तो मैं और मेरी अम्मा हमने इतना, हम लोग क्योंकि यूपीएस होते थे, जनरेटर्स होते थे, एक बल्ब चल रहा होता था, तो हम एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते, तो हम इतनी हमने लूडो खेली और हम बाजियों में बाजियां लगाया करते, तो मुझे तो लूडो बड़ी पसंद है। हाँ, कि पता है, और गेम्स हमें सिर्फ जीतना ही नहीं सिखाती, हारना भी जिंदगी में पड़ता है, हस्बैंड से, वाइफ से, लोगों से, और हार को किस तरह से आपने सहना है वो भी सिखाती है। तो सफिया में नाराज हो जाया करता था, पता है, मेरी अम्मी जीतती थी ना और मेरी बहन खेलती थी, मैंने कहा हमेशा इसका साथ देती, मतलब अगर मेरे से कोई जीत जाए ना तो मैं तो नाराज हो जाता था, मैंने कहा मैं नहीं खेल रहा आपके साथ। जी, और ये जो होता है ना मुक्का खाना, और ये नाराज आप एक दफा होंगे, 2 दफा होंगे, उसके बाद आपको आ जाएगा हारना भी। जिस तरह से ये कहते हैं ना कि मुक्का खाना भी आना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है लाइफ में यार। सफिया, मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं सबसे पूछूं, ये अब आपने लूडो की बात की है, आप कौन से कलर की गोटियां लेती थी? मैं लूडो पे मतलब अच्छी क्वालिटी की और अच्छी। और नहीं, मैं बाजार से नहीं, रंग वो हम होता है ना, मैं तो लाल लेता था, मैं भी लाल, मुझे लाल गोटियां। आप भी लाल लेते थे? कौन सी? और हुमायूं, आज आप चार भी अच्छे हुए हो, बाल भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। ये मुझे पैसे अब ज्यादा देना शुरू हो गए, केले कर रहा हूँ ना, तो बाल उसके ऊपर मैंने बाल कटा लिए। नहीं, हम उसको हलीमा को भी मिस करते हैं। हर घर में, हर सेट पे औरत के बच्ची के बगैर तो वो यकीनन, मैं मुझे सिर्फ मसला ये कि अल्लाह ताला उनके शौहर और घर वालों को सलामत रखे कि वो बोल अंदर रही होगी। तो मैं उसे मिस कर रहा हूँ, अंदर से भी कहते हो, मुंह से अभी अभी सा लग रहा। ये भी है, हो सकता है। पर बहुत शुक्रिया सफिया कॉल करने के लिए, सलामत रहे, खुश रहे। काट ही दो कॉल। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, पर बड़ा अच्छा लगता है हमारे कॉलर्स जो है, ये जो प्यारे प्यारे, इन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हलीमा ने छोड़ दिया अकेला, बट इन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। कमिंग बैक टू यू ऑल्सो, आपने जब बॉक्सिंग की बात की, खुशी की मैं इससे रिलेट करना चाहता हूँ बॉक्सिंग से, क्योंकि यकीनन आपका एग्रेशन बाहर निकलता है, आपके जज्बात बाहर निकलते हैं, गुस्सा हो पड़ोस का वो भी आप उसके मुंह पे निकाल सकते हैं। आपको बड़े मज़े की बात मैं सुनाता हूँ। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, ठीक है, और उनकी सास और उनकी नंद ने उनके साथ कुछ नहीं हुआ। ये था कि मैं उनका बड़ा अच्छा फैमिली फ्रेंड हूँ, तो मैंने उनके घर पे मैं अफ्तारी पे गया, ठीक है, और मैंने अफ्तारी की और बड़े मज़ेदार से मेहरबान से भी कॉल लेते, बड़े मज़े का वाक़या आपको सुनाता हूँ। मेहरबान यूसुफ हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये काबिल फख्र बेटी बैठी हुई है, बहुत दिल खुश हुआ। बिल्कुल, यकीनन काबिल फख्र है। क्योंकि असल चीज ये होती है कि कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का, जरूर, बिल्कुल, उनमें पेशेंस, उनमें हार जीत का जज्बा, ये सारा कुछ ये स्पोर्ट से आता है। और ये बेटियों का ऐसे आना और ऐसे बाहिजाब और अच्छे तरीके से आना, ये और ज्यादा हमें जो है ना फख्र का बायस होता है हमारे लिए। दैट इज वेरी ट्रू। बहुत आप इमेजिन नहीं करेंगे, अभी मैं अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता हूँ तो कोई लड़कियां बाइक पे जा रही हो तो मैं उनको कहता हूँ बेटा मेरे पीछे पीछे बाइक लाओ, मेरे पीछे आप बाइक लाओ के। तो इसलिए ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इसी तरह इखलाक और जो इस्लामी हमारे इक़दार है उनको मद्देनजर रखते हुए जरूर सारी स्पोर्ट्स करें, सारा कुछ करें। दुनिया के हर मामले में जो है ना इनको बेटियों को आगे होना चाहिए। बेशक इरफान भाई, आप जैसे अगर मर्द और हो जाए ना इस मुल्क में तो बहुत सारी तरक्कियां जो है वो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि जब तक मर्द एक औरत को सपोर्ट नहीं करेगा ये कम्युनिटी नहीं चल पाएगी। अल्लाह ताला आप जैसे सोच रखने वाला हर मर्द इस पाकिस्तान में मौजूद हो, अल्लाह करे, अल्लाह करे। बेटा कहता हूँ, सॉरी दोबारा कहिएगा। उसको मैं अपनी बेटी को कभी भी बेटी नहीं कहता, बेटा कहता हूँ। ओए जंग होगी हमारी इरफान पे इस बात पे। अच्छा ये देखिए, हम दोनों एक तरफ से सीखते हैं, ये मैंने चीज़ अपने घर वालों से, अपनी बड़ी नानी से सीखी है, कभी भी बेटी को बेटा ना कहें,
क्यों कहते हैं आप उसे बेटा? वो बेटी ही ठीक है और वो बेटी क्यों ठीक नहीं है? हम क्यों कहते हैं कि तुम बेटा बनकर दिखाओ? वो बेटा क्यों वो बेटी बन के दिखाए ज़्यादा बेहतर है। आप यकीन करें, आप खुद बेटे हैं, आप ये मानते होंगे, जो बेटियां ख्याल रखती हैं, जो बेटियां मोहब्बत करती हैं वालिदैन से, जो वो फ़र्ज़ निभाती हैं जिस तरह वो करती हैं, बेटे कभी नहीं कर सकते। मैं तो इस बात पे भी बहुत बहुत वो स्टांस है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल का हमारे एक मुआशरे का और मजहबी तौर पे तो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि इंसान को, जो मर्द जो है, जो उसको बढ़तरी है फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरह से वो स्ट्रांग है फीमेल से, ठीक है। और जो हमारे मुआशरे में थोड़ा औरतों को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है, लेकिन हमारा मजहब तो ये कहता है कि पहले कोई चीज घर लेगा तो पहले बेटी को दो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं कि ये बेटी है, ये बेटा, इसको आगे रखना है। मैं उस हवाले से उसमें कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए अभी ये रेस्क्यू की ट्रेनिंग हो रही है, तो मैंने उसको वहां पे भी भेजा हुआ है। कोई ऐसा इवेंट लाहौर या सियालकोट में हो कि जहाँ पे वो पार्टिसिपेट ना करती हो, मैं खुद उसको बाइक में लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं तो तुझे बस सारी जिंदगी इसी तरह बस बाइक पे लेने छोड़े, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में जो रह गए हो, इसीलिए यार अल्लाह ताला सलामत रखे आपको इरफान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बेटी हैं, इनको चाहिए और अच्छे तरीके से, लेकिन जो भी इनके पास स्टूडेंट्स आती हैं उनको भी कहें कि आप इलाके के दायरे में रहें, ताकि पेरेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो। बेशक कोई भी बेटी अगर ऐसे घर से हम उसको भेजते हैं, अगर किसी भी गलत रास्ते पे निकल जाती तो वो सभी के लिए बदतबाई का बायस बन जाती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए इरफान भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बट मुझे सिर्फ ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो बेटियां हैं वो बेटियां ही हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा को भी कहते कि माशाल्लाह मर्द, उन्होंने नहीं कहा क्योंकि वो औरतों की तरह और बहुत बेहतरीन अपना बिजनेस चला रही थी। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद था, पर यकीनन आप मुझसे बड़े हैं, आपने किसी तजुर्बे से बात की होगी, शायद आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ बात करने कुछ और था, मैं कुछ और शायद बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ कौम की प्यारी सी बेटी इस्मा आतिफ मौजूद है, आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ, देखते रहिए एक और सो। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और अगर आप अभी अभी उठे हैं तो जनाब बड़ी देर हो गई है, आपको मेहरबा आते आते जल्दी उठा करें यार, मतलब सवेरे सवेरे उठा करें, नाश्ता जो है वो अपना बेहतरीन से किया करें, टिप टॉप मज़े से किया करें, अंडे खाएँ, पराठे खाएँ, रोटियाँ खाएँ, चूरियाँ खाएँ, देसी घी खाएँ, और जो नसीब होता है यार वो खाएँ, डब रोटी खाएँ, जो दिल करता है खाएँ, वट एवर यू वांट टू ईट, पर खाएँ ज़रूर। बगैर नाश्ते के सुबह बिल्कुल आपने नहीं आना, क्योंकि जो सेहत है वो बहुत ख़राब हो जाती है। मैंने देखा है जो लोग नाश्ता नहीं करते उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, उनका शुगर लेवल लो हो जाता है, वो बेहोश भी हो सकते हैं। तो इसलिए नाश्ता आपने ज़रूर करना है। अगर आपके बच्चे नाश्ता नहीं कर रहे तो आप उनसे कहें कि आपको फिर लंच भी नहीं मिलेगा, मतलब पैसे भी ना दें, मतलब सख्ती शुरू कर दें, आप कुछ ना कुछ ज़रूर उनके लिए करें। तो वापस आते हैं जनाब इस्मा की तरफ। इस्मा, मैं आपको बड़ा मज़े का वाक़या सुना रहा था। वो ये हुआ कि मेरी वो जो दोस्त है वो सीख रही थी बॉक्सिंग कहीं पे। तो उस दिन ये हुआ कि उनके घर में उन्होंने मुझे दावत दी, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दी, और कंपैरिजन में उनकी फिर किसी और ने मुझे दावत दी, तो उनको इस बात पे गुस्सा चढ़ गया। और उन्होंने, वो कहती है, उन्होंने मुझे अभी बताती है, मुझे बड़ी हंसी आती है। वो कहती है कि जिस दिन मैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए गई ना, तो मुझे नहीं आ रही थी, और मुझे वो कहता है कि यार थोड़ा ज़ोर लगाया, थोड़ा ज़ोर लगाया। कहती है जो उस दिन मैंने ज़ोर लगाया है, कहती है इतनी ज़ोर, वो आपने पैड रखा होता है ना, वो पैड पर मार रहे होते हैं, कि जिजित्सु कर रही थी वो, बॉक्सिंग नहीं, जिजित्सु जो होता है वो कर रही थी। कहती है इतने ज़ोर का मैंने मारा कि वो मुझे लड़का कहता है वो उनको मैडम कहता था, जो बड़ी है, वो कहता है मैडम आज आपको मेरे ख्याल में काफ़ी गुस्सा आया है, आज की ट्रेनिंग आपकी हो गई है। तो वो मेरे ख्याल में वो एग्रेशन, वो सारा डिप्रेशन वो भी आपका निकल जाता है। तो बॉक्सिंग स्पेसिफिकली, फिर मैं पूछूंगा स्पोर्ट्स कितना आपकी ज़िंदगी में चेंज लाती है, ना कि खाली फिटनेस में बल्कि बहुत सारी और चीज़ों में भी। तो बॉक्सिंग से, इस हवाले से, मेंटल लेवल के हवाले से आप क्या कहेंगी? दिमागी सुकून मिलता है आपको बॉक्सिंग करके? बॉक्सिंग जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि आप लड़ने मरने का नाम है। बॉक्सिंग जो है ना आपकी लाइफ में सबसे मेन चीज़, आप जब बॉक्सिंग में सबसे मेन जो बेनिफिट्स हैं मैं वो डिस्कस करूँगी। बेनिफिट्स हैं, ये सबसे पहला होता है आपका हार्ट जो है ना वो रेगुलेट रहता है, और आपका हार्ट एक्टिविटी जो है ना उसको बेहतर करने के लिए ये जो है ना बहुत एक बेस्ट एक्सरसाइज में शामिल होती है।
और उसके बाद जो है ना आपका ब्लड प्रेशर लेवल को जो है ना ये लेवल अप रखती है। ओके, दैट्स वेरी नाइस, माशाल्लाह। और क्योंकि और आप जब मसल बिल्डअप करते हो, स्ट्रेंथ करते हो, इंड्योरेंस, ये आपकी जो है ना एजिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए बॉक्सिंग जो है ना उसको ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये इसके साथ साथ जो है ना बॉक्सिंग आपको लाइफ में डिसिप्लिन फोकस देती है। अच्छा, ये अब आपने बात की, मैं चाह रहा हूँ इसी के साथ तो सवाल कनेक्ट कर लूँ। पाकिस्तान और वाहिद वो ऐसा मुल्क है जब, क्योंकि हमें ज़्यादा इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, किसी और मुल्क के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे स्टैट्स नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। गेम्स पीरियड का नाम है जिसमें बच्चे कुछ बैठे होते हैं कि कोने पे बैठे होते हैं, कोई फारिग होते हुए कैंटीन चला जाता है, जिसको फुटबॉल खेलना है वो खेल रहा है, जिसे नहीं खेलना वो नहीं खेल रहा। स्पोर्ट्स को हमारी, अगर आप बाहर मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे स्विमिंग भी कर रहे होते हैं बच्चे, वहाँ पे बच्चे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स को वहाँ पे लिया जाता है, तभी वो आखिर तक बड़ा फिटनेस में वो रहते हैं। हम जब देखते हैं कि ओहो मोटे हो गए, ओहो झुर्रियाँ पड़ गई, ओहो अब चला नहीं जा रहा, तब हम कहते हैं यार कुछ कर लेना चाहिए, फिर हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। खवातीन भी ऐसे ही करती हैं, शादी के बाद जब वो बिल्कुल ठीक होती है वो ठीक रहती हैं, जैसे ही उन्होंने वेट पुट ऑन किया, फिर इत्थे भागा उत्थे भागा, फिर खाना छोड़ दिया, कीटो शुरू कर दी। क्या ये लाइफस्टाइल नहीं है? क्या इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना ज़रूरी नहीं है, स्पोर्ट्स को और फिटनेस को? बिल्कुल ऐसे है। स्पोर्ट्स जो है ना आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखता है, क्योंकि हम जब भी जो है ना ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जैसे हमारा बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसको एक बॉडी पार्ट की तरह अगर आप रखते हैं तो आप की लाइफ लाइन बढ़ती है, आपका जो है ना उम्र आपकी जो है ना उसकी बढ़ जाती है कि यार आप एक हेल्दी लाइफ जब गुजारते हैं, स्पोर्ट्स आपको हेल्दी लाइफ देती है। तो ये है कि जैसे ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना और लोगों को हेल्थ इश्यूज़ इतने सारे आते हैं कि वो अपने जब टाइम होता है उनके पास एक लाइफ होती है जब उन्होंने उस एक्टिविटी करने की, तो उस टाइम पे वो कहते हैं भाग रहे होते हैं, इधर भाग पैसे कमाने, इधर एक्स्ट्रा जॉब्स करनी, पार्ट टाइम जॉब्स करनी। तो मैं कहती हूँ लाइफ में अब एक पूरे 24 घंटे में ना आप अपने आप को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 to 50 मिनट, 1 घंटा आप अपनी लाइफ को दें। यार कम से कम मैं कहता हूँ 30 मिनट तो दे ही सकते हैं। हम यहाँ पे कॉलर भी लेंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती जो लोग कहते हैं कि जी एक काम करो तुम 4 महीने के लिए कीटो कर लो, फिर देखना तुम्हारा वजन खत्म गिर जाएगा और उसके बाद आप दोबारा उसी चीज़ पर आ जाते हैं, आप वापस उधर आ जाते हैं। ये लाइफस्टाइल है, आपको फिटनेस को अपना हिस्सा बनाना है, खाना पीना आपने अच्छा हिस्सा बनाना है, ये कोई एक टाइम मुद्दत के लिए नहीं है। साइका कॉलर पे लेते फिर आपसे पूछेंगे सवाल से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साइका। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुमायूं भैया? प्यारा प्यारा, बिल्कुल बहुत प्यारा, लग नहीं ना आज प्यारा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये जो बॉक्सर बैठी हुई हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने इन्हीं के हवाले से बात करनी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये इस्लाम को भी रिप्रेजेंट कर रही है। माशाल्लाह। अब देखें ना माशाल्लाह, उन्होंने स्कार्फ अपनी हदूदों के युद्ध में रह के उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू। बड़ी खुश हो रही है। सीने पे उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ और इस्लाम का स्कार्फ लिया हुआ उन्होंने सर पे, तो दोनों को ही ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। और माशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए, हर लड़की को ऐसे ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस्लामी हदूदों की युद्ध में रह के। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जिसकी जो मर्जी है वो उसी तरह करे, जो लिबास है वो पहने, लेकिन उन्होंने अपनी हदूदों को जो उन्होंने अपने लिए लाइन सेट की हुई थी वो उसमें भी कर सकती है, लेकिन दूसरी खवातीन जो जिस तरह करना चाहे वो कर सकता है। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपने गोल्स को पूरा करें, आप अपनी मंजिलों को पूरा करें। बिल्कुल जी, बस और मैंने कुछ नहीं कहना। बहुत शुक्रिया साइका कॉल करने। वही मैं कह रही हूँ कि बच्चों को ना सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, हर चीज में जो है ना आगे खेलों के मैदानों में भी आगे रहना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, मैं आई एग्री कि हमें डेफिनेटली स्पोर्ट्स को एक हिस्सा बनाना है अपनी ज़िंदगी का। हमारे खाने पीने को, जो अच्छा खाना पीना उसको भी हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साइका, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू कॉल करने के लिए। माशाल्लाह आपकी तो बड़ी तारीफ़ हो गई, और यकीनन ये आपने जो लिमिटेशंस, जो अपनी हदें आपने रखी हुई हैं उसकी यकीनन तारीफ़ बनती है। वही दोबारा होगा, इसको लाइफस्टाइल बना। जो हम 4 महीने कीटो करते हैं, फिर हम कहते हैं ओहो वज़न गिर गया, पता है मेरा 5 किलो वज़न गिर गया और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ।
उसके बाद ਉੱਥੇ फिर दोबारा खा के फिर ਉੱਥੇ मोटा ढिड निकाल लेते ਤੁਸੀਂ? सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम लोग ये नहीं समझते कि हमने वेट लॉस कैसे करना है। कीटो इज़ नॉट इनफ। कीटो हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ पर हम कीटो हम बहुत सारे लोग ऐसे कीटो को फॉलो नहीं कर पाते। व्हाट इज़ कीटो? कीटो का इनको प्रॉपरली समझना पड़ता है। और दूसरा कीटो का इनफ आप लोग लाइफ में अगर डेली बेसिस पे एक्सरसाइज वॉक ही रख लेते हैं ना, अगर 30 मिनट वॉक रख लेते हैं डेली बेसिस पे तो आपको इतनी स्ट्रगल करनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर ज़िंदगी का हिस्सा 30 मिनट की वॉक को ही 30 बना ले, मिनट की वॉक को आप डेली बेसिस पे अगर हिसाब ना लें, अगर ज़्यादा टाइम ना भी दें, वॉक करें, आप कम से कम अपने ब्लड सर्कुलेशन लेवल को बेहतर रखें तो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड हैं वो 12 किलोमीटर डेली बेसिस पे ना वो वॉक करके जाते हैं। वो हमारे घर से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है उनकी जॉब एरिया का। वो घर पे तो रहते ही नहीं है, बॉक्सिंग पे चले जाते हैं, फिर जॉब पे चले जाते हैं, फिर वॉक के लिए चले जाते हैं। घर पे होते हैं सिर्फ सोने के लिए आते हैं? वो हम लोग साथ ही रहते हैं ज़्यादातर। साथ जाते हैं वॉक साथ नहीं वो हम लोग कहीं जाना हो, मार्केट जाना हो, हम लोग पैदल सफ़र करते हैं। हम लोग दूर का एरिया जहाँ पर हम लोग ट्रैवल करना ज़्यादा दूर हो तो फिर हम लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं या, लेकिन कोशिश होती है कि वो जो है ना वो मेरे से एज में थोड़े बड़े हैं तो वो उनकी ये सोच है हमेशा से कि हमेशा आप जब वॉक करते हो या अपनी लाइफस्टाइल में अपने रेगुलर एक्टिविटी रखते हो तो आप कभी बूढ़े नहीं होते और आपको जवान रखती है आपको फिज़िकल एक्टिविटी। तो मैं वो बताना चाहूँगी कि फ़ीमेल के सबसे बड़े मसाइल तब बनते हैं कि जब वो वेट पुट ऑन करती हैं फिर वो क्या करते हैं कि प्रॉपरली एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं रखती। थोड़े दिन एक्सरसाइज करेंगी फिर उसको लेफ़्ट कर देंगी, सो ट्रू, फिर छोड़ेंगी, फिर आएंगी, फिर छोड़ेंगी। मसल एक्टिव करके आप जब वापस बैठ जाएंगे, एक चीज़ को एक्टिव करेंगे, वो जब कम होना शुरू होगी, वाइब्रेट होगा आपका मसल, तो फिर क्या करेंगे आप बीच में गैप दे देंगे, वापस वो फिर वो क्या करेगा, वो मसल हमारा बहुत शार्प होते हैं, वो उनका दिमाग बहुत काम करते हैं। वो क्या करता है कि उसे समझ आ गया कि इसने एक्सरसाइज करनी है, मेरा जो स्टोरेज है वो कम होना शुरू होगी। तो फिर क्या होगा कि वो जब आप एक्टिविटी छोड़ते हैं वो मसल क्या करता है, जो आप खाते हैं वो फिर डाइजेस्ट कम करता है, स्टोर ज़्यादा करता है। बड़ा तेज है भाई हमारे ये तो मेरी पुप्पी की तरह है। मेरी पुप्पी भी ऐसी तेज है। वेरी गुड। ये हम लोग मैं अक्सर लोगों को समझाती हूँ कि आप अपना हमारी हर बॉडी पार्ट रिएक्शन देता है, हमारी हर चीज़ रिएक्शन देती है, तो उसको हम जैसा हम उस पर अफेक्ट उसको देंगे, कोई टेंशन देंगे तो वो फिर वो रिएक्ट करेगा। तो आपने अगर वेट लॉस करना है, को टेंशन देते हैं इस तरह मसल को भी टेंशन दे, ठीक हो जाती, ठीक हो जाती है। जब उनको टेंशन देते हैं ठीक हो जाते हैं, मसल भी मेरे ख्याल में वैसे ही वो ज़्यादा शार्प हो जाता है, उनका माइंड टेंशन में ज़्यादा शार्प हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्मा, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। मुझे लिटरली लगा कि जो बॉक्सर होते हैं वो ज़्यादा हंसते नहीं हैं, पर नहीं है, मेरा बिल्कुल गलत था। मुझे लगा बड़ी सीरियस आएंगी और आपसे बड़ी संजीदा गुफ्तगू होगी, लेकिन बड़ा मज़ा आया आज आपसे बात करके। इंशाल्लाह अगली बार जब आपको बुलाएंगे ना तो आपके हस्बैंड आपके हम बाजू में बिठाएंगे और फिर उनसे बातें करेंगे। पता नहीं तब आप बातें कर सकती है कि नहीं कर सकती, या वो कर सकते नहीं कर सकते, तो तभी देखेंगे। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आपको अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियां दें और आप इसी तरह अपनी हर मंजिल को इसी तरह पार करती रहें। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें एक और सोप। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। थोड़ा सा मैं खुश हो गया कि वो बड़े टाइम से ना अकेले मुझे वो ऐसा गेस्ट नहीं मिला जिनसे मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर सकूं, बातें कर सकूं, बड़े मज़े की। और बड़े मज़े की आज जो है हमारे पास गेस्ट है, मज़े की बातें करती हैं, मतलब मेरा ही कहने का है। और बहुत मज़ा आएगा आज उनके साथ बातें करने के लिए, मुझे उम्मीद है। मुझे लगता है आज मैं भी थोड़ा सा ग्रिल हो जाऊँगा, और पर ये कि थोड़ा हंसेंगे मुस्कुराएंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे कैसे हम उनको जाने देंगे। हमारे साथ है जो हिजाब फातिमा, जो कि पब्लिक आर्ट में एक अपना हुनर रखती हैं और उनका एंटरप्रेन्योर भी है, स्कूल भी है, और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने बनाई है। वो बिल्डिंग जो उन्होंने बनाया वो बड़े हाथ भारी से बनाया है। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन यकीनन एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद है। हिजाब फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप सुबह कितने बजे उठती हैं?
मैं सुबह सुबह देखें, हमारा जिस तरह का काम है, वी आर नोमैड्स, तो हमारी कभी सुबह बिल्कुल फजर के वक्त तो होती ही है, लेकिन अच्छा। ये कि अदरवाइज कभी जैसे 4-4 दिन कंसेक्यूटिव काम चला तो बस फिर उसके बाद सारा दिन भी सो लिए। नोमैड्स का मतलब ये भी आप हिजरत करती है, कभी इधर कभी कभी, उधर। हाँ बिल्कुल, तो वो बस जहाँ तो आपका काम है टेंट आपके पास होता है? बिल्कुल आज आप लाइए अपना ऐसा ही। टेंट यहाँ पे, ऐसा आप ही यहाँ समझ- लगाएंगी टेंट बिल्कुल ऐसा ही जहाँ पे समझ टेंट लें। लगेगा आपका। अच्छा हिजाब, मजे की बात ये है कि लोग जो है जो सुबह उठते हैं वो रात को सोते भी हैं, तो हाँ आप जी, रात जी। को सोती कितने बजे? बस हम कोशिश यही होती है कि सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो बुकिश आप समझ लें कि हाँ। जो लेसन्स हमने लर्न किए हुए, लेकिन आजकल आपको ये भी साथ साथ पता है कि आजकल की ज़िंदगी किस कदर मसरूफ़ और मसरूफ़ है, कितनी हाँ जी। हैपनिंग है। तो एट टाइम्स वो जब काम हमारे पास इस तरह से सिलसिला होता है तो 4-4 दिन सोने को नहीं मिलता, और कभी कभी ये होता है कि जगराते काट रही हैं आप? तो आपको कटवा रहे जगराते हैं? भी काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं। आपको कटवा रहा है कोई, आप खुद काट रही नहीं हैं? नहीं जी, दोनों बातें। मुझे लगता है आप किसी को सोने भी नहीं देती होंगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? हाँ, तो बेचारे मेरे टीम वाले, जाहिर है जो आगे चल के जो तफसीलात मैं आपको थोड़ा बहुत अपने काम या प्रैक्टिस के हवाले से बताऊंगी, तो माई टीम ऑल्सो हैव अ टफ टाइम विद। अच्छा पब्लिक आर्ट होता क्या है? पहले तो हम ये जानना मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है कि हम आपसे जी। जाने पब्लिक आर्ट क्या होता है। आज मुझे जो कोट पहनाया है इम्तियाज ने, अल्लाह माफ करे मैं इसमें फंस के बैठा हूँ। जी पब्लिक आर्ट होता क्या है? पब्लिक आर्ट देखें, आप सीधी बात है कि पब्लिक आर्ट आपने आमतौर पे अमूमन सुना होगा कि गैलरी स्पेसेस के अंदर जो एक आर्टिस्ट की इख्तरा है, पेंटिंग्स की फॉर्म में, स्कल्पचर हाँ, की हाँ। फॉर्म में, डिज़ाइन एलिमेंट्स की फॉर्म में, इंस्टॉलेशंस की फॉर्म में, तो हमने उस गैलरी आर्ट को पब्लिक स्पेसेस के अंदर डिस्प्लेस कर दिया। सो मैं ये कहती हूँ कि मेरी जो प्रैक्टिस है दैट इज़ अ मीनिंगफुल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ऑफ पब्लिक आर्ट। हराम हो जो कुछ समझ आया मुझे। जी, कहने का मकसद ये है कि जैसे गैलरी में आर्ट लगा हुआ होता है, वही आर्ट आप पब्लिक के लिए, पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, उस आर्ट को आप पब्लिक स्पेसेस के अंदर, पब्लिक रेल्म के अंदर प्लेस ठीक है, कर दें। आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे फराद भाई भी हैं, यहाँ पे वो फखर भाई भी है, माजिद भाई, चले मैं तो हूँ इंटेलिजेंट हूँ माशाल्लाह, पर आपने ऐसी जुबान इस्तेमाल करनी है इन लोगों को समझे, क्योंकि घर जाके फिर इंप्रेशन डालते जी, हैं जी, अपने जी, घरों में जी। कि हमें ये चीजें आती हैं। तो ये जितने लोग हमारे देख रहे हैं, आपने बड़े सादा अल्फाजों में बातें करनी। कम्युनिकेशन आर्ट, आप ये समझ लें कि आर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तालीम के लिए, अवेयरनेस के लिए, एक इंसान की, एक माशरे की रहनुमाई करने के लिए जो आर्ट है, उसको भी आप पब्लिक आपने आर्ट कह सकते सबसे हैं। प्यारी चीज आपको लगता है आपने क्या बनाई है अभी तक? उसका तो देखा, मैं ये कहूँगी कि 400 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स अभी तक, अल्लाह का शुक्र है, इस तो आप कॉन्टेक्स्ट ईंटें में लगाती हैं, आप डिजाइन करती हैं? सब कुछ करते हैं। आप ईंटें भी लगाती हैं, प्लस्तर भी कर लेती हैं? डिज़ाइन बिल्कुल, मतलब वही बात है कि बेसिकली मेसनरी वर्क क्या कह लें या लेबर वर्क कह लें, तो आर्टिस्ट एक एग्जीक्यूटिव भी है, और जाहिर है जब हम एक क्रिएशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी प्रैक्टिकल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जाहिर है। अच्छा, अच्छा, तो इट्स नॉट लाइक एन आर्किटेक्ट के जो आप बस सिर्फ टेबल पे आपने शीट्स के ऊपर बना डिज़ाइन दिया। कर दिया और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ा दिया और वो बिल्डिंग बन के और कभी तैयार कभी हो किसी जाएगी। बिल्डिंग के पास से गुजरो, हिजाब आप प्लस्तर कर रही हैं, ये भी हो सकता है। नहीं, आप ऐसा रंग कर नहीं। रही हैं। वहाँ पे ये हो सकता है कि वो 80 फुट की स्कैफोल्डिंग पे चढ़ के रिवेटिंग कर रही हूँ। अच्छा ये कर सकती है। ये कर सकती हूँ। मॉन्यूमेंट ऑफ जो पाकिस्तान है, ये जो बना हुआ है, जी, ये जी। आपने बनाया है? ये एक्चुअली इसमें जितनी भी हम 3 कंपनीज थे, जाहिर है आर्किटेक्चरल कंपनी डिफरेंट थी, कॉन्ट्रैक्टर्स लेकिन रंग आपने किया। लेकिन उसमें जितनी भी आप समझ लें कि उसके आर्ट फॉर्म्स और उसकी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, वो सारे हमारा स्कोप ऑफ वर्क। अच्छा ये बता दे वो उसका डिजाइन वो क्या है, वो मतलब वो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? इट इज अब मैं आपकी पाकिस्तान बात काट रहा हूँ, मॉन्यूमेंट। माफी चाहता हूँ। जी। ये मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान वो है, अगर आप आए हाईवे के पास से तो ऊपर दाएं जाने वगैरह ऊपर देखें तो वो इस तरह की, जैसे सिडनी ओपेरा हाउस होता है उस तरह का ये तकरीबन वो डिजाइन मुझे लगता था। बड़ा खूबसूरत जगह है, वहाँ पे म्यूजियम भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सामने जी, में। बिल्कुल। शकरपड़िया से ऊपर आप जाएं, मेरा ख्याल है ना माज भी ऐसे ही है, बिल्कुल। शकरपड़िया से ऊपर आप जाएं तो आपको वो नजर आता है, और वहाँ पे रंग जो है वो इन्होंने नहीं किया, कुछ और किया। क्या किया अब आप बताएं। जी, अब ये है कि पाके हमें एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट हमें इनवाइट आया कि आप लोग करें, तो उसमें ये था कि आपने पाकिस्तान को, एक कैपिटल सिटी है जहाँ पे आपने शायद फैसल मॉस्क तो देखी हो, लेकिन वो पाकिस्तान का कैपिटल रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कोई एलिमेंट हमें चाहिए था कि जैसे फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं, या ठीक है। आपको पता ही है कि इस्लामाबाद इज़ अ ट्रांजिट स्पेस फॉर टूरिज्म एज वेल। जी, बिल्कुल ऐसे तो ही। यहाँ रुक के लोग आगे फिर
नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो एक कैपिटल में ऐसी एक एडिफिस या कह लीजिए कि एक ऐसा बेस पॉइंट होना चाहिए जो पाकिस्तान आपको एक ग्लैंस में पता चल जाए कि हमारा कल्चर, हमारी ज्योग्राफी, हमारी हिस्ट्री, हमारा स्पिरिचुअल मिस्टिकल जो बैकग्राउंड है, हमारी लेगेसी है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वी आर, हम किस फाइबर के बने हुए लोग हैं, किस तरह की हमारी बूदोबाश है। आपने जू ले जाए, आप जू ले जाए, आपको पता चल जाएगा हम कैसे। ये क्या बात हुई, इतना प्यारा जू है हमारा, इतना बड़ा जू है। बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो ख्याल है कि जिस कल्चर में सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप की तरह की एक समझ लें हिस्टोरिक सिविलाइजेशन हो, तो वो वहाँ के लोग बिल्कुल जू से आप उनकी मुशाबहत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मेरा गलत हो गया। अच्छा, मौलवी पाकिस्तान के पीछे हिस्ट्री बता रही थी, वो क्या है? हिस्ट्री ये थी कि हमने ये सोचा कि पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव लैंडमार्क ऐसा होना चाहिए। जब आप पेरिस जाते हैं तो आपने देखा होगा एफिल टावर है, जब आप अमेरिका जाते हैं तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, या आप ताजमहल है, बुर्ज खलीफा है। सो इस तरह से हमें ताजमहल आपने तो नहीं बनाया, आप अपने हाथ दिखाएं, आपके हाथ तो सलामत है। लेकिन ये कि हमने बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स जो इस्लामिक आर्किटेक्चर से एक शबी रखते थे या इस्लामिक आर्किटेक्चर का हिस्सा थे, उससे इंस्पिरेशन लेके ज़रूर हमने यहाँ पे जितना भी पेटल स्ट्रक्चर के अंदर का जो काम है वो हमने फिर उसकी अच्छा, मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, सुनने में आता है कि सिंध असेंबली भी आपने डिजाइन की। जी, सिंध असेंबली का इंटीरियर, इसका गुनाह आप वो बताए, इसकी पूछ होगी आपको। आपको क़यामत के रोज इसका जवाब देना पड़ेगा। आप सुन तो लें कि उसमें है क्या। उसमें हमें पता है कि हम, अल्लाह माफ करे, किसको नहीं पता सिंध असेंबली में क्या है। खुदा का खौफ करे, मैं कहता हूँ सबको पता है, हम सबको पता है सिंध असेंबली में क्या है। देखें, अभी तक जिंदा है वो अभी तक जिंदा है। आज से 400-5,000 साल पहले की सिविलाइजेशंस, वहाँ पे कौन पॉलिटिशियंस थे, ठीक है जी, कौन कैसे लोग थे, ये चीज़ें नहीं आइडेंटिफाई होती हैं। सिविलाइजेशंस आर नोन बाय द प्रैक्टिस ऑफ देयर आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, ठीक है। तो वही बात है, जब सिंध असेंबली की बात होती है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो जाहिर है मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन मेरे इख्तियार में ये बात थी कि वहाँ का जो सिंध का कल्चर है, सूफीज़म है, जो लेसन्स हमारे सूफिया कराम ने या मिस्टिकल स्कॉलर्स ने हमें दिए, उन मैसेजेस को या उस स्पिरिचुअलिटी को मैं उस इंटीरियर के अंदर डॉक्यूमेंट कर सकती। कोई ऐसे आपने फव्वारे वहाँ छोड़े हुए हैं जो हम यहाँ से दबाएं, अगर कोई मसला करे तो फव्वारे उनके ऊपर गिर जाएं पानी के? कोई ऐसी चीज आपने अंदर नहीं लगाई? ऐसा सवाब भी मिल जाता आपको? ऐसा नहीं, उनके लिए मैंने फव्वारे, मैसेजेस के फव्वारे छोड़े, ताकि ये कि वो जब भी शायद किसी को वही बात है कि मेरे दिल की बात समझ आ जाए, तो वहाँ पे जो मैसेज है और जो स्पिरिचुअलिज्म की एक कह लीजिए कि एक डॉक्यूमेंटेशन है आर्ट फॉर्म में, इंटीरियर फॉर्म में, तो वो आपको क्या पता किसी के दिल को असर कर जाए तो आपके हालात शायद बेहतर हो जाए। आपने ऐसे जुमले लिखे जो उन पे असर ही नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे बताएं, वहाँ पे उम्रें बहुत कर रहे हैं आप। वही बात है, जब से सिंध असेंबली बनी है उससे पहले के हालात और उसके बाद के हालात देखें आप, शायद कुछ थोड़ा सा एक्वेंटेड हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, जी जी, ठीक है, एंड आप कुछ साइकोलॉजी, मुझे आज तक कोई ट्रैक नहीं किया ना मुझे किसी ने ट्रैक किया, तो मुझे पता ही नहीं चला। कोशिश तो करें। आप जैसी हसीन आंखें मेरी होती तो शायद कोई आज ट्रैक हो चुका होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात है कि अल्लाह मियां ने शायद इसीलिए दी कि कुछ जो आम लोगों को नजर नहीं आता वो मैं देख के, और वो मैसेजेस मैं शायद आम लोगों तक पहुंचा सकूं, तो पब्लिक आर्ट का यही मसरफ है। ये अच्छा, आपने जब वो बना रही थी आप सिंध असेंबली, आपने वो देखा जो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा थे, आपके दौरान आप बना रही हो, प्लस्तर कर रही हो, आप रंग कर रही हो, मार्बल लगा रही हूँ, वो जिंदा होकर आपसे बात कर रहे हो। जी मैडम, कैसी? मार्बल तो मुझे काश के मौका मिल जाता लगाने का, लेकिन ये कि उसकी जो समझ ले कि आर्ट और के हवाले से और जो इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से, जो उसकी एस्थेटिक्स के हवाले से जो इनपुट था या कंसल्टेशन थी, सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, और क्या क्या बनाया है? एक सिंध असेंबली अच्छा, फिर आपने APS स्कूल पेशावर, माशाल्लाह तो उसमें ये था कि आप ये समझिए कि वो जो सानेहा था, उसके बाद जो बच्चों की एक साइकोलॉजिकल जो उनके ऊपर इम्प्रेशन था, जिस तरह से आई एम सॉरी, मैं आप चाह रहा हूँ होल्ड योर थॉट, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि बड़ा आपके लिए तकलीफ दे भी होगा जब आप वहाँ पे गई होंगी। मैं कॉलर ले लूँ फिर आपसे पूछूंगा। कशफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कशफ, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग हुमायूं, आप कैसे हैं? यार इस कोट पे फंसा वो, अल्लाह माफ करे, शोल्डर फंसे हुए ऐसे, ये इम्तियाज ने मुझे जबरदस्ती पहनाया है और मुझे बिल्कुल नहीं, मुझसे मजा आ रहा है इसमें। नहीं, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने आज ये नहीं कहा कि मैं प्यारा हूँ। यार मैं ये हलीमा के साथ कहता हूँ ना, आज तो मैं अकेला ही प्यारा हूँ, और तो ये देखिए ये भी तो प्यारी है।
वो भी बड़ी आप- हसीन है आप माशाल्लाह। भी प्यारे हैं लेकिन इतने नहीं जितनी मैं प्यारी हूँ। इस पे तो मैं चुप ही रहूंगा, अल्लाह माफ करे। आपको कभी राना साहब ने प्यारा नहीं कहा तो मैं क्या कहूँगा, मेरी क्या मिजाज। हाँ, नहीं कह देते हो, ऐसी बात नहीं। अच्छा हमारी रात को मैंने ख्वाब में देखा, मैं आपके शो में आई हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ। सुबह मैंने अपने बेटे को उठ के ख्वाब सुनाया, मैंने कहा मैं उनके हमायों के शो में गई, तो मुझे कहता है मामा ये आपका ख्वाब ही रहेगा। नहीं नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। अल्लाह ना करे कभी शो हमारा बंद हो, अल्लाह करे हमारा शो चलता रहे। जब नहीं, हुमायूं, मेरी उसके वजह से दहाने पे रेटिंग होगा तो आपकी हमको बुला ज्यादा लेंगे। आनी है। हैं? क्या करूं? रेटिंग ज्यादा आ जाएगी मेरी वजह से आपकी। राना साहब भी अपने दोस्तों कह के रेटिंग ज्यादा ले आएंगे, बाकी तो मेरा नहीं ख्याल। अब कोई देखेगा, पर नहीं, आप माशाल्लाह आप जरूर आए, कभी भी आए, सामने बैठ के देखिए, इधर नहीं आइएगा सामने। जी आपकी कैसे भी मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम मेरा सवाल ये है कि पब्लिक आर्ट एक सेकंड कश्यफ, आपने कोई खुदा का वास्ता बिल्डिंग भी कोई तो नहीं बनाई? हर चीज मैंने आज तक जिसको बुलाया कहेंगी जी वो सामने वाला जो फैसलाबाद का घड़ी घर है वो मैंने बनाया है, और मैं बना रही थी तो मुझे हर चीज आपने कैसे की हुई है यार, मुझे नहीं समझ आती। हमारा तो घर भी नहीं मुकम्मल हुआ, वो पारा वो जो मजदूर था वो पैसे खा के चला गया। आप ये हिजाब आप कर सकती है? कोई क्या रह गया आपका, क्या काम रह गया? मशवरा दिया जा सकता है। मैंने ये पूछना था कि पब्लिक आर्टिस्ट बनने के लिए किन क्वालिटीज का होना जरूरी है और क्या इसकी कोई डिग्री है, तो बच्चों को किस तरह हम मोटिवेट करें इस साइड पे लाने के लिए। आप अल्लाह अल्लाह करें। अब आपने क्या पब्लिक आर्ट पढ़ना है यार, अब अल्लाह अल्लाह करें। अब आपकी उम्र है कोई पढ़ने वाली? अब बच्चों को तो पढ़ा सकती हूँ ना, मैं ना पढ़ूँ तो। आपने नहीं पढ़ाना, उनको खुद पढ़ने देना है, वो फिर अच्छा पढ़ जाएंगे। अगर आपने पढ़ाया तो बस कयामत के आसार है। और हिजाब फातिमा का नाम बहुत प्यारा, मेरी बेटी का भी यही नाम है। अरे अच्छा, पूरा यही नाम है? पूरे वाला ये हिजाब है हाँ खाली? जी, पूरा हिजाब फातिमा पूरा यही है। अच्छा, वाह 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 वाह, बड़ी जबरदस्त बात है जी, बहुत अब- शुक्रिया। अब वो पंजाब असेंबली बनाएंगी। बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कश्यप के लिए को कॉल करने के लिए। आप प्लीज बता रही थी। जी, पब्लिक आर्ट सीखने के लिए वही बात है कि अगर आप मुझसे पूछिए तो एज सच मेरी बेसिकल विजुअल आर्ट की डिग्री है ठीक है। विद प्रोडक्ट डिज़ाइन ठीक है, बेसिकली। ठीक बट है। ये कि क्योंकि फैमिली में कंस्ट्रक्शन बिजनेस था फैमिली का, प्लस मेडिकल की भी ज़ाहिर है, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी थी और ड्रग स्टोर। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी पैरेलल लर्निंग्स जो है ना समहाउ मेरे लिए हुई, या एक ऐसे मौके मुझे मिले कि क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर वाज आल्सो चीफ इंजीनियर फॉर फैसल मॉस्क। अच्छा, सिफारिश से आप नहीं ऐसा आप कोई सिफारिश पे? अच्छा, जो माशाल्लाह ऐसा मुझे तो कुछ- समझ नहीं आ रही थी कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे मिल सकते कैसे हैं, मिल सकते हैं, है ना? अब कॉलर ले लूं मैं, फिर आपकी सिफारिश के बारे में बड़े बात बड़े होगी। प्रोजेक्ट्स या जो प्रोजेक्ट्स की नौयत है उसके लिए एक स्पिरिचुअल इंसाइट होनी सबसे पहले ज़रूरी है, और अच्छा। फिर उसके बाद एक रेजिलियंस और एक डिटर्मिनेशन होनी कोई ज़रूरी है। सिफारिश थोड़ी बहुत? नहीं ऐसा कोई कुछ 1%? नहीं कोई एक फोन कॉल? 240 लेटर्स गए थे सिर्फ एक पाकिस्तान और एक आपके अब्बू ने monument भेजा के था लिए। लेटर? नाना नहीं ने? नहीं, मुझे बात तो करने जी, जी, दें। 240 लेटर्स गए थे टू ऑल ओवर द वर्ल्ड टू पाकिस्तानी आर्टिस्ट। अच्छा। ठीक है जी, और उसमें से चंद ने परस्यू किया था, हाँ और जी। उसमें से भी फिर जाहिर है कोई टर्न अप ही नहीं किया। हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए से हैंडल कर लिया कि हमारे पास बहुत बड़ी स्टूडेंट बॉडी थी, ठीक है। बहुत बड़ी वर्कर बॉडी थी, जिनको हमने जाहिर है कि अब जैसे मुझे एक्चुअली जब मैं अपना थीसिस कर रही थी NCA से, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, तो मेरा थीसिस वाज ऑन होर्डिंग पेंटर्स। आपको याद होगा फ्लेक्स प्रिंटिंग से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, तो। सिनेमा होर्डिंग्स क्रिएट होते थे। तो सुन लीजिए अच्छा, आप। मैं कॉलर ले लूं, साथ में आपकी बात करता जी, जी। हूँ। और ग्रैंडफादर भी थे यकीनन। हाँ जी, 240 लेकिन लेटर ग्रैंडफादर। उन्होंने मुझे लर्निंग में हेल्प किया, अच्छा, ठीक लेकिन है। सिफारिश में हेल्प नहीं ठीक किया। है जी, हमारे साथ कॉलर है जोक से पार्ट होने लाइटर नोट ही बात कर रहा था। दुआ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दुआ, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं भाई, जी भाई। अनार के कल्ले। क्या करो, जिंदगी में लिखा गया कल्ले। वैसे तो बड़े लोग होते थे मेरे साथ, अब नहीं लोग वैसे वो साथ। क्या हलीमा को तबीयत खराब है? जी जी, तबीयत खराब है। उसने ठेका लिया हुआ अपने, उसने कहा बहुत तंग कर लिया इनको, तो वो अपने ससुरालियों को अब तंग कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक घर में है टाइम ठीक है गुजार ठीक रही है। है। वो जल्दी आ जाएंगे, फिक्र ना करें। आज क्या टॉपिक चल रहा है? मुसव्वरी का चल रहा है टॉपिक? नहीं नहीं, आज हम बात कर रहे हैं चीनी और पेट्रोल की प्राइसेस का क्या होगा, महंगी होंगी कि नहीं होंगी?
अच्छा, अभी भी आपको उम्मीद है कि और मजीद महंगी होंगी? जी जी, हम हमने यहाँ मसल्ला बिछाया हुआ है, हम दुआएं कर रहे हैं, हमारे तो उससे हो रहा है सब कुछ। बताएं कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? गाने खत्म हो गए आपके पास? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैच की बात करें ना, वर्ल्ड कप की बात करें, आपको बहुत वो शाम को, अच्छा बोलते हैं उसको। वो शाम को बात करते हैं। आपने कॉल करनी है शाम को, हम धोएंगे सबको, आपने शाम को कॉल करनी है। ठीक है ठीक है। चले, सलामत रहे, दुआ। बहुत अच्छा लगा कॉल करके, आपका कॉल सुन के। आपके वापस आते हैं, आप कहते बोलने नहीं दे रहे जी। आप बताएं फिर क्या हुआ? 240 लेटर की कहानी, फिर आगे क्या हुआ? गए और फिर वहां से ये हुआ कि अगर सिफारिश ही होनी होती तो जाहिर है हमसे, मैं आई वाज 24 years of age once I won this project with my mother। जी, तो कहने का मकसद 40-50 साल पुरानी बात कर रही ये आप चले इस तरह आप खुश हो लें। जी ठीक है। अच्छा फिर तो लेकिन ये कि ज़ाहिर है बहुत सारे लेटर्स गए, और लेकिन हम लोगों ने ये काम या पब्लिक आर्ट प्रैक्टिस को वायबल इस तरह से बनाया कि हमने, हमारा क्योंकि स्कूल भी था, तो हमने जो प्रोजेक्ट्स, मार्केट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मेरे स्कूल में जो स्टूडेंट्स अपनी स्किल डेवलपमेंट या आर्ट लर्निंग के लिए आते हैं, उनको हम प्रैक्टिकल मार्केट प्रोजेक्ट्स पे लर्निंग देते हैं। सो हमारे स्कूल में जैसे 3 months, 6 months, 1 year के सेशंस होते हैं। ये सर्टिफिकेशन स्कूल है? इट्स अ सर्टिफिकेट स्कूल, और ये बड़ा, बल्कि आपके शायद प्रोग्राम से मेरी आवाज़ कोई अरबाब इख्तियार तक पहुंच सके कि एक, आप ये समझ लें कि मैं यूनिवर्सिटी एफिलिएशंस के लिए जब कोशा होती हूँ, तो वो कहते हैं कि जी आपके पास सर्टन लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग्स किस स्केल की होनी चाहिए। नहीं, वो अब ज़ाहिर है हयात नहीं है, नहीं तो मैं छोड़ के गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम, वही बात है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी एमिनेंट बिल्डिंग में हमारा स्कूल था, वो था नहीं, मतलब है भी, और साथ हमारी एक ब्रांच रावलपिंडी में है, विच इज़ ऑपरेशनल एज अ हेड ऑफिस। तो ये कहने का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट्स भी में आ रहे थे, फिर हमारे पास स्टूडेंट बॉडी भी थी, तो हमने इस वजह से ऐसे बड़े बड़े काम कर पाए कि हमारे पास एक जैसे 200 to 300 स्टूडेंट बॉडी है, वो एक प्रोजेक्ट पे पूरा लॉट काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस किस्म के स्किल्स हैं। कलीम हमारे साथ कॉल है, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप मुझे कहें तो। श्योर। आप नहीं कहेंगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा शो पे। अब आप बस मेरी बात सुन ले, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। आप शादीशुदा? जी। आपके अम्मी हयात है माशाल्लाह? मेरी वालदा हयात है। तो आप उनको भी कहती है बात सुन ले मेरी? वो भी नहीं सुनती? बिल्कुल, आपको पता है ये बुजुर्गान कैसे कोई नहीं सुनता आपकी बात। वो ये कहते हैं कि हमें जो तजर्बा है बस वही सब कुछ है। तो ये जंग आई एंड माय मदर वी वर, ये सारा कुछ सिर्फ मैंने अकेले, जाहिर है मेरी वालदा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एंड शी इज माय हेड, माय मेंटोर, माय लीडर कह लें। अल्लाह ताला सलामत रखे उनको, अल्लाह ताला सलामत। कलीम की कॉल ले लूं, वो कह रहा है मैं इंतजार कर रहा हूं। जरूर। क्या कहती हैं? नहीं प्लीज ले ले। कलीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी कलीम, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? बहुत प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था कि कोई भी आर्ट जो होता है, उसमें सबसे मजे की बात ये जो इनका आर्ट है, मैं इनके भी कुछ पूछना चाहूंगा कि जो भी इंसान के जज्बात होते हैं, तस्वुरात होते हैं, वो एक स्केच आता है ना। देखिए हर किसी का डिफरेंट होता है कि एक वे ऑफ जो पेंटिंग है, देखते ही कि हमें ज़हन में आता है कि ये बंदे की क्या मेंटालिटी है या कैसा है, या उसके जो उस वक्त फीलिंग्स होती हैं, जज्बात होते हैं, वो एक स्केच निकाल देता है। जैसे एक जो शायर है वो शेर लिख देता है, ये लोग अपने एक स्केच बना देते हैं। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है ना अब तो, इनका जो है आर्ट इंडस्ट्री है। तो ये अच्छा है, फीमेल्स को स्पेशली मैं कहूँगा कि आना चाहिए इस तरफ, कि उनको घर बैठ के भी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं अपना। तो अच्छा है, बहुत अच्छा। और मैं आपके हवाले से बहुत खूबसूरत आप लग रहे हैं मयूर भाई। बहुत शुक्रिया कलीम भाई, बहुत शुक्रिया। आपका जो हेयर स्टाइल चेंज हुआ, मैं कहूँगा सिर्फ इतना फर्क है जितना सवैयों में और नूडल्स में होता है। पहले सवैयां होती थी, आज नूडल्स लग रहे हैं। नहीं यार, नूडल्स का स्ट्रेट बाल है यार। नूडल्स कभी खाए आपने? नूडल्स कभी नहीं खाए? महंगे हो गए ना, आपने नूडल्स खाए नहीं होंगे। मैं भाई को भेजूंगा नूडल्स। में बाल ज्यादा होते हैं ना, नूडल्स स्मूथ होती हैं। मैं आपको नूडल्स भेजूंगा ना मेरी जान। आपने नूडल्स नहीं खाए, आपको कुछ और खिलाकर नूडल्स बनाकर खिलाते रहे। ना खाइए अगली बार ना खाइए नूडल्स, ये कुछ और खिला रहा है कोई तुझे, पता नहीं क्या हो रहा है मेरा भाईजान। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ द गॉर्जियस, द हैंडसम, द हसीन हुमायूं ज़ेब मौजूद है, और हिजाब भी हमारे साथ है, द ब्यूटीफुल हिजाब। हम वापस आते हैं हिजाब आपके पास, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉसब। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। गुड मॉर्निंग टू प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों। और आज हमारे साथ मौजूद हैं द गॉर्जियस द ब्यूटीफुल हिजाब फातिमा। अस्सलाम वालेकुम अगेन। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मजा आ रहा है आपको? आप खुश हैं? सलामत हैं आप अभी तक? बिल्कुल जनाब, सो फार। आप कुछ दे के जाएंगे हमें इतना अच्छा शो करने के बाद? कोई सलामी शलामी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी शादी भी हो सकती है अगले साल, क्या पता आप ना आए तो आप अभी सलामी दे जाए मुझे। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि आप मुझे अच्छे भारी पार्टी लग रही हैं। आप मुझे मेरे साथ मेरे बिल्कुल मैं अच्छे कामों में शामिल हूँ तो बिल्कुल बस सलामी सलामी है। बस ठीक है। अच्छा हिजाब, आपने माशाल्लाह टोल प्लाजा भी बनाया। जब आप इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे होते हैं तो बीच में आपको नजर आता है हिजाब का वाला वो कवरेज, जहाँ पे आपको लगे कि गोल सर्कल है वो आप समझ लें कि हिजाब ने बनाया। बिल्कुल, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन इज फ्रॉम इस्लामिक आर्किटेक्चर और ये कि जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, सो देयर हैज टू बी अ फ्यूजन ऑफ द टू। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, जो कि आप समझ लें कि कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैं बड़ा स्कल्पचरल फॉर्म में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये टोल प्लाजा को इस तरह कर्व में बनाने का क्या मकसद है? जब भी मैं गया मैंने सोचा कौन औरत थी तो मुझे आज आप मिल गई है। बात ये है कि वही बात है कि डिजाइन आपको, आप जब कभी कंट्री से बाहर जाते हैं, आप दुबई क्यों जाते हैं, आप यूरोप क्यों जाते हैं, जाएं, जरूर जाएं। गुरबत, आप मुझे पैसे दे, टिकट दे, वीजा दे, मैं चला जाता हूँ, मैं कल चला जाऊंगा। हम सारे यहाँ बैठे हुए, आप पैसे दे, हम निकल जाएंगे। आपको मैंने जैसे कोशिश की और अपनी जिंदगी को एक अच्छे उस पे पाथ पे ढाला, आप भी करें। मैं तो सबको ये कहती हूँ, यूथ का मैसेज ही ये है कि आप लोग जस्ट कम आउट ऑफ योर बबल जोन एंड गेट इनटू, गिव योरसेल्फ अ टफ टाइम। अपने आप को मुश्किल वक्त दें और अपने आप को मुश्किल में डालें। दैट टीचेस यू लाइफ। ये आपने बनाया मेरे ख्याल में। ये जो आप स्क्रीन पर आ रहा है, ये आप रंग कर, ये मैं ये आप रंग कर रही हो ऊपर खड़े होके? जी बिल्कुल। ये और अगर आप यहाँ से डिग जाए तो जमीन का क्या हो? तो बस ऐसा ही है यार माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड है। जी। तो ये कि मैं आपको एक तो बता रही हूँ कि 80 फीट हाई स्कैफोल्डिंग्स पर चढ़ के हमने काम किया। वह मेरी वालदा ने भी, वंस शी वाज लाइक इन हर लेट 50s, वो आप समझ लें कि 80 फुट की स्कैफोल्डिंग थी जिस पे बाकायदा चढ़ के उन्होंने रिवेटिंग और अपने जो भी हमारे वर्कर्स थे उनको ज़ाहिर है हम डेमोन्स्ट्रेट करते थे तो वो आगे काम कर पाते थे। माशाल्लाह, ये बड़ा प्यारा सा आपने वो लाइब्रेरी बनाई है। रियली लाइक इट। अच्छा हिजाब, आपने बताया था कि यूजुअली अब एक संजीदा सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि आपने विजुअल आर्ट्स पढ़ा है। जो इस काम में आना चाहे, जो बच्चे आना चाहें, जिनको क्योंकि ये तालीम शुरू से मेरे ख्याल में आर्ट्स की लेनी चाहिए ताकि आगे जाके आपको हेल्प हो, आपके उसकी इन्फॉर्मेशन हो। ये जरूरी है या जरूरी नहीं है? आपको सर्टिफिकेशन करके भी कर सकते हैं। आई वाज लकी बिकॉज मैंने जाहिर है अपनी वालदा, अपने एल्डर्स के ही एजुकेशन एकेडमिक बैकग्राउंड को मैं आगे एक लेगेसी के तौर पे लेके चली। लेकिन जैसे आर्ट एजुकेशन या कोई भी दुनिया का आपने अलूम हासिल करना है तो मैं बच्चों को ये कहती हूँ, चाहे आप साइंसेस से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल साइंसेस से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्ट एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ इनोवेटिव करें। अब तो खैर जाहिर है यूरोप है, इवन पाकिस्तान में भी अब बहुत एकेडमिक्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं और लोग बहुत, आप समझ ले, रिसर्च ओरिएंटेड काम हो रहे हैं। लेकिन स्टिल आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज एक अपॉर्चुनिटी होराइजन हमारे यूथ के लिए मौजूद है। तो अगर आप अपने जहन को एक क्रिएटिव माइंडसेट के तौर पे डेवलप करें, अपनी एक सोच को, आप अपनी अप्रोच को, तो आप मेरा ख्याल में ना सिर्फ आर्ट और साइंसेस, मुझे ये लगता है कि बहुत एक इंटरलिंक्ड है। अच्छा, वैसे आपकी गलती भी है इसमें। अगर मैं बताऊं, आज की जो यूथ जो खराब हुई है उसमें आप हिजाब बड़ा आपका, क्योंकि आपने मॉन्यूमेंट बनाया, वहाँ पे अभी बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे मॉन्यूमेंट बना कैसे, वहाँ पे टिकटॉक्स बन रहे हैं। ये बात है, चल चुल के आ रहे हैं। तो ये आप ये देखें ना कि अगर ग्रास रूट लेवल से प्राइमरी, आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल माशरे हैं, वो अपने प्राइमरी या 6 साल से 10 साल तक के बच्चों को बाकायदा तरबियत से उनको कोई साइंसेस, मैथमेटिक्स हम आपसे नहीं डालते। एपीएस के सवाल पूछें। कॉलर है हमारे साथ, रानिया, अगर इजाजत आपकी है। श्योर, आप वादा कर रही हैं आप कुछ नहीं कहेंगी मुझे? रानिया जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? रानिया, टेलीविजन की आवाज बंद कर दें, टेलीविजन की आवाज बंद कर दें वरना वो मसला। जी मैं इंतजार कर लेता हूँ जी, आप बाहर चली जाए। कैसे हैं? बिल्कुल प्यारा, हसीन। कैसे हैं हुमायूं ज़ेब, आप कैसे हैं? बड़ा हसीन जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा हसीन।
अल्लाह ने बनाया मुझे। कैसे हैं मयूज़ेब आप? बता तो रहा हूँ, हसीन हूँ, प्यारा हूँ, और क्या कहूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, आप माशाल्लाह हसीन भी हैं, प्यारे भी हैं, हैंडसम भी हैं। बहुत आपका शुक्रिया। आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे शो कर रहे हैं। बहुत और आज शुक्रिया। काफी इंफॉर्मेटिव शो है बहुत शुक्रिया। और मैम हमसे हमें काफी ज्यादा इंस्पायर हम हो रहे हैं आपसे और इंस्पायर हम हो रहे चाहते हैं। हैं कि हमारी न्यू जनरेशन जो है मैम की तरह मतलब काबिल हो। आमीन और आमीन इसी तरह बहुत शुक्रिया। आगे वो भी बढ़े। आमीन। मैम आपको देख के बड़ी मुझे खुशी हो रही है और मेरी खुद 2 बेटियां हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां दोनों आप जैसी ही बने बहुत माशाल्लाह, और वो इंशाल्लाह, मर्डर भी हों और मतलब दुनिया की हर फील्ड में वो आगे हों। आमीन, बहुत आमीन, बहुत आमीन। नवाजिश। बहुत शुक्रिया रानिया कॉल करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा। ऐसी अल्लाह ताला हर लड़कियों करे। माशाल्लाह आप बड़ी इंस्पिरेशन है। देखें आप मशहूर हो गई हमारे शो पे आके, अब तो सलामी बनती है अब आखिर में। अच्छा आप बात कर ले थोड़ा सा, वो मुझे क्योंकि याद रह गया सवाल, वो APS वाला जब हम पूछ रहे थे, जब आप गई और वो हमारे लिए शायद पूरे मुल्क के लिए वो सबसे ज़्यादा खौफनाक हादसा सानिया था। तो आपने दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, दोबारा जब वो हादसा हो गया उसके बाद आपने उसको ठीक किया, तो क्या था? तो इसमें देखें बहुत सारे सेगमेंट्स थे जिसमें हमने उसमें काम किया। एक तो ये कि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो बच्चे उस सानहे के बाद उस स्कूल में थे उनको कैसे उस ट्रॉमा में से निकाला जाए। तो आप ये समझे कि बीइंग एन आर्टिस्ट आई वाज़न्ट अवेयर कि अच्छा साइकोलॉजी और कह लें कि एक स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़रूरी है। और ये कि वो इम्प्रेशन उस ट्रॉमा का उनके जहनों पे से मिटा के और आप एक बिल्कुल उनकी नई पर्सनालिटी या एक नए माइंड स्ट्रक्चरिंग करें, तो जाहिर है कि हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते थे। और ये तजर्बा कह लें या एक एक्सपेरिमेंट जो था ये बहुत हद तक कामयाब हुआ, क्योंकि उन बच्चों को फिर हमने स्कूल के ही लिए आर्ट एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज किया। उनको हमने आर्ट थेरेपीज़ कराई, उनके साथ हमने मिलके बहुत सारे म्यूरल्स किए जिसमें उनको हमने ये पैगाम दिया कि आई शेल राइज एंड शाइन। दैट मीन्स कि भाई आपने इस सानहे को या तो आप इसमें ट्रॉमेटाइज हो जाओ, डूब जाए, या आप इससे राइज अबव करें। और वही बात है कि मुल्क के एक फाल प्रोफेशनल्स बने और जो हादसा आपके साथ हुआ वही बात है कि आप आने वाली जनरेशन्स को एजुकेट करें, उनको अवेयर करें और ऐसा यूथ पाकिस्तान का डेवलप करें कि वो अब अंदर के हालात कैसे हैं जब अब कैसा बनाया आपने, किस तरह वो? देखिए हमने तो बिल्कुल उसके जाहिर है कि इट वाज अ स्टेट प्रोजेक्ट और उसकी बिल्कुल आर्किटेक्चरल रेडिकलाइजेशन हमने की। उसके एनवायरनमेंट को हमने बिल्कुल इस तरह से बदला कि वो पिछला कोई भी इम्प्रेशन उस स्कूल का उन बच्चों के जहन पे ना रहे। हाँ जी। अच्छा। तो वो फिर हमने ये कि बहुत सारे ज़ाहिर टीम्स इन्वॉल्व थी, लेकिन मेरा स्पेसिफिकली जो कह ले जो उसमें हिस्सा था उस स्कूल को दोबारा वापस खड़ा करने में, तो वो यही था कि उसमें हम बच्चों की एक समझ लें कि आर्ट थेरेपीज़ के थ्रू और आर्ट प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम बिल्कुल स्कूल की इन्वायरमेंट को कन्वर्ट कर दें। अच्छा अक्सर ये होता है हिजाब कि आप जब भी कोई काम करने लगते हैं आपको आपका क्लाइंट बताना है ये करना है, आपने ये करना है, इसको इस तरह करना है, इस चीज़ को ऐसे करना है, लेकिन आपका दिमाग कुछ और कह रहा होता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं कर्व्स को बड़ा पसंद करती हूँ इस्लामाबाद के, ताकि कनेक्ट हो। आपका एक अपना आइडिया होता है। हर इंसान एक आर्टिस्ट की अपने एहसास होते हैं, डिज़ाइनर के अपने, एक हर आर्टिस्ट का, चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे वो पोइट हो या वो एक्टर हो, उसका क्राफ्ट का सिस्टम एक अपना होता है, प्रोसीजर अपना होता है। आपको मैंने कह दिया कि जी ये इस तरह बना के दे, लेकिन आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। देखिए मैं अपने जब भी क्लाइंट्स आते हैं तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट मेरी होती है कि आप मुझे अपनी एक रिक्वायरमेंट प्लेस कर दें और अपना सब्जेक्ट मैटर मुझे दे दें, ठीक है, कंटेंट मुझे दे दें। उसके बाद उसकी एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी कि आप स्पेक्टेटर अगर आए या अब हमने एक पार्क डिज़ाइन करना है या हमने कोई टूरिज़म साइट डिज़ाइन करनी है, हमने कोई कल्चरल साइट डिज़ाइन करनी है, तो वो फिर एक बीइंग अ प्रोफेशनल वो मेरा काम है बीइंग अ पब्लिक आर्टिस्ट के उस चीज़ के हवाले से जब स्पेक्टेटर आए तो हमने उसको क्या मैसेजेस देने, हमने उसकी कैसे तरबियत, क्योंकि देखें पब्लिक आर्ट का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि एक मैसेज की किरदार साजी,
एक एजुकेशन अवेयरनेस। तो वही बात है कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास तो क्लाइंट्स हमें ये ज़रूर है कि सब्जेक्ट मैटर एक देते हैं, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन, उसकी मैनिपुलेशन किस तरह से हमने करनी है, उसको हमने एक्सप्लोर किस तरह से करना है, उसको हमने री इमेज किस तरह से आपने एक बार करना ले है। लिया रिक्वायरमेंट तो आपने कहा मुंह बंद कर तो लें, अब मेरा काम है, अब मेरा काम आप है, पीछे हट जाएं। लेकिन देखें आई टेक इट एज अ टीम वर्क, ठीक है, क्योंकि जिस स्केल के प्रोजेक्ट, मेरा एक जानरा जो है दैट इज टू स्केल अप थिंग्स। क्योंकि आप ये देखेंगे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये दूं कि पिरामिड्स हैं, अगर आप इजिप्ट जाएं तो वो उनका स्केल इतना, आप गई इजिप्ट? मैं गई तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, अच्छा। हम अपने आर्ट एजुकेशन के अंदर सिविलाइजेशंस को स्टडी करते हैं, तो वो बात है कि उन्होंने उसके मैग्नीट्यूड को इतना स्केल अप कर दिया कि वो आपकी हिस्सियात और आपके कॉन्शियस माइंड पे उसका एक इम्पैक्ट होता है, असर पड़ता है। आप अपना होल्ड करें थॉट को, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना हमारे साथ, हिजाब हमारे साथ है, बड़े मजे मजे की बातें हो रही है, वापस आएंगे और भी बातें करेंगे। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, क्योंकि एक स्कूल भी चलाती है, बच्चों की डायरेक्शन के हवाले से क्या हमें पहले से, जैसे आज हमने स्पोर्ट्स की बात की कि उसको हिस्सा बनाना चाहिए ज़िंदगी का आम मरा का, अपनी डाइट को बेहतर करने के लिए आपको लाइफस्टाइल को उसको अडॉप्ट करना है, ना कि किसी खास मंथ्स के लिए। क्या ऐसी चीज़ें भी जो स्किल्स है, जो सर्टिफिकेशंस है, जो कि आर्ट है, इसको भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाए, बच्चों को एक्सप्लोर कराएं, क्या क्या वो चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, देखते रहेंगे एक और जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो जिप मूव कहता है हरामों को किसी ने मूव किया। जी वेलकम बैक टू द शो, आप देख रहे हैं एक और सब। गुड मॉर्निंग, हमारे साथ हिजाब मौजूद है। अच्छा हिजाब, मेरा कोई चांस है आपके साथ काम करने का, मुझे आप रख लें। मोस्ट वेलकम। मेरा तो मैं मैं आपको ईंटें पकड़ा दिया करूंगा। वो द्रांति होता है, वो क्या होता है, वो क्या कहते हैं उसे, कढ़ाई होती है, कढ़ाई में पकड़ लूंगा आपकी, आप उसमें से प्लस्तर करना। मोस्ट वेलकम। आप मुझे डॉलर में पैसे देंगी? जरूर, बिल्कुल। अच्छा, जितना आपको क्लाइंट से मिलेगा उसका 50% मेरा, 50% आप। सिर्फ तरामी पकड़ने के लिए। हाँ, हो ही ना जाए। ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि आपको नहीं लगता कि पहले ही आपको बच्चों को, जब बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं या एफएससी कर रहे हैं या 8-9 स्टैंडर्ड पहुंच गए, आपको उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि सब पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान में उसको रीविजिट और रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आप खुद देख लें। एआई के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी इज मोस्टली अबाउट विजुअल। एमन कॉल है, वो कह रहे ड्रॉप हो जाएगी, उस बेचारी ने बड़ी मुश्किल से कॉल किया, माफी चाहता हूं। बात नहीं करने, मैं माफी चाहता हूं आपसे। एमन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एमन, मुझे क्यों कुट पड़वानी है आपने हिजाब से? वो कह रही बात नहीं करने दे रहे आप। जी कहिए, क्या कहेंगी? कहना था कि अल्लाह पाक जो आपके साथ हलीमा होती है उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। बढ़िया, आपको दुख लगा हुआ उसका? माशाल्लाह, कितना बड़ा कैका लगाया आपने दुआ के बाद। अल्लाह माफ करे। आप क्यों इतनी खुश, आपकी नंद तो नहीं बात कर रही? नहीं। जी बताएं, और क्या कहेंगी ईमान? आप जितनी इमरजेंसी में आपकी कॉल उन्होंने मुझसे ली है, मुझे लगा कोई बड़ी अहम बात आपने मुझे बतानी थी। और मेरी मामा की तरफ से भी आपको सलाम। और मेरी मामा की तरफ से भी आपको सलाम। आए अपनी मामाओं को एक दूसरे से मिलवाते हैं, क्या कहती हैं? देखा, शर्मा गई ईमान। बहुत शुक्रिया ईमान कॉल करने के लिए। आपकी बात, जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हम वहाँ पे थे, आप बता रही थी क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि अब डायरेक्शन आपने कहा था रीविजिट करने की जरूरत है। हाँ, रीविजिट करने की ज़रूरत है। और हमारी जो यूथ है बेसिकली, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप, वही बात है कि अपना एक फोकस, या मुझसे अगर आप पूछेंगे जी कैसे आपने ये सब कुछ, तो आप अपना एक फोकस डेवलप करें, अपने अंदर की एक एबिलिटी को पहचानें और फिर उसको रिफाइन करें, अपने टैलेंट को रिफाइन करें, और फिर एक डायरेक्शन ओरिएंटेड आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। अच्छा, बच्चों को भाई आर्ट के हवाले से क्या कहना चाहिए, यही एक समझ लें कि डायरेक्शन कह लें या एक गाइडलाइन कह लें।
वो यही है कि ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आप एक लैंग्वेज लर्निंग है कम्युनिकेशन के लिए, सो आई थिंक आर्ट तो एक ऐसा टूल है जो कि इट कैन बी अ बिग कम्युनिकेशन ज़रिया इजहार, सेल्फ एक्सप्रेशन है। तो वही बात है कि मैंने सेल्फ एक्सप्रेशन को जिस वक्त 2000 में मैंने अपना स्कूल स्टार्ट लिया, तो उस वक्त आप देखें कि 9/11 का टाइम था, तो मुझे गैलरी आर्ट बहुत एक फ्रिवलस कह लें कि एक चीज़ लगी, और मुझे ये लगा कि इस आर्ट का एक बिगर पर्पस होना चाहिए और माशरे के अंदर तब्दीली का कह लें एक कैटलिस्ट एलिमेंट कह लें या कैटलिस्ट के तौर पे मेरे हुनर को काम करना चाहिए। तो फिर वही बात है कि इस काम को मैंने एजुकेशन बेस बनाई इसको, तो ये कहने का बहुत मकसद जरूरी ये है। मैं यहाँ पे सवाल डालूं आप मुझे बताएं कि बच्चों की अगर जो आप बात कर रही हैं उसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो माँ बाप अभी घर बैठे हैं जो हिजाब को भी सुन रहे हैं, वो कैसे अपने बच्चों में ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि यार इसमें ये वाला टैलेंट है, ये आर्ट में अच्छा है, ये इस चीज में अच्छा है। आप उनको अपॉर्चुनिटीज दें। मैं ये अपॉर्चुनिटीज से मुराद है, जैसे अभी आप बात हो रही थी तो मैंने आपको कहा था कि थ्रो योर जनरेशन टू द वाइल्डनेस ऑफ लाइफ। आप वही जंगल में छोड़ दे बच्चों को। आप बच्चों को जंगल में नहीं छोड़ दें, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप उनको एक आज़ादी दें कि वो अपने टैलेंट्स को खुद क्या कहना चाहिए एक्सप्लोर कर सकें। हमारे बच्चों को आज़ादी दे, टिकटॉक बनाना शुरू कर देते हैं। आप अपने बच्चों को हार्ड टाइम्स दें, वही बात है कि फिर बच्चों को आपने उनकी ये जहन साजी या उनकी ये किरदार साजी करनी है कि भाई आपकी लाइफ, आपकी जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई मसरफ होना चाहिए। जब आप ये तरबियत ही नहीं अपने यूथ की कर रहे हैं इस हवाले से कि उनकी जो भी एक्ट, अब टिकटॉक अगर इट्स अ मीनिंगफुल जेस्चर तो बिल्कुल बनाना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है उससे अगर आपकी एनवायरनमेंट में कोई फ़र्क आ रहा है, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ में कोई फ़र्क आ रहा है, आपका एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो रहा है, तो बिल्कुल करना चाहिए। हिजाब, आपने देखा होगा कि अक्सर मैं मोबाइल डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा, अगर बच्चे के बार्बर के पास भी लेकर हुए नाई उसके बाल काट रहे हैं, बाप मोबाइल ऐसे उसने पकड़ा हुआ है, उसकी कॉली टूटने वाली है लेकिन उससे मोबाइल नहीं छोड़ा, वो घुमाकर अब लिटरली उससे इधर सर किया, मैं कल बाल कटाने गया, इधर सर किया, बाप घूम के दोबारा उस तरफ आ गए, बच्चे का वो स्क्रीन टाइम ना खत्म हो जाए। आप रोटी खा रहे हैं, बच्चे के मुंह में नवाला डाल रहे हैं, साथ स्क्रीन टाइम हो रहा है। आपको लगता है ये ठीक है? क्योंकि यकीनन और बच्चे नहीं मानते, कहते जी सुनता नहीं है ना, क्या करे, टाइम नहीं है हमारे पास। देखें ना कि हर चीज में एक एतदाल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए आपकी। अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि बच्चों को एक मीनिंगफुल एक्ट के ऊपर उनका माइंडसेट डेवलप करें, उनकी तरबियत करें कि उनका जो भी जेस्चर है उससे उनकी ग्रोथ क्या हो रही है और वो अपने एक माशरे या अपनी सोसाइटी या अपनी छोटी सी कम्युनिटी में क्या तब्दीली लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से ही वही फिर बात है कि जब आप वही है कि अच्छा जी स्क्रीन टाइम, बच्चे बोर हो रहे हैं, भाई हम तो कभी अपने बचपन में बोर नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास खेलने के लिए बहुत कुछ था, ठीक है, पढ़ाइयाँ थी, होमवर्क्स थे, फिर ये कि बहुत सारी म्यूजिक क्लास अलग हो रही है, कुरान क्लास अलग जा रही है, यानी इतनी हमारे उस पर हैपनिंग होती थी, या फिर ये कि जी ठीक है बहुत सारे स्किल्स वो किए। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों की एक जहन को, क्योंकि वो एक बढ़ते हुए जहन को आप जितनी एक स्किल ओरिएंटेड एक्टिविटी देंगे। आप मुझे ये बताएं आजकल पेरेंट्स कितना ये इस चीज़ पे काम करते हैं कि हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बैठ के हम सर्व करें, और ये कि अगर ये क्वालिटी हमें कोई स्किल आती है, चाहे वो खवातीन है, निटिंग आती है, कोई एम्ब्रॉयडरी आती है, या कोई फादर है उनको कोई IT रिलेटेड कोई, तो आप कितना टाइम अपने बच्चे के साथ बैठ के वो करते हैं कि अच्छा बजाय ये टिकटॉक्स और बेकार की चीज़ें देख रहे हैं कि आप इसी चीज़ को आप अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी, आजकल तो आप देख लें 10-10, 11-11 साल के बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, करोड़पति बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो वही बात है कि चॉइस है, अब मेक वाइज चॉइसेस, मेक योर जेस्चर्स एंड योर एक्ट्स मीनिंगफुल। छोटे छोटे बच्चे कहाँ निकल गए और मैं आपका इंटरव्यू कर रहे हैं बैठे हुए। एग्जैक्टली देखिए बच्चे कहाँ निकल के पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं और आप सामने बैठे और आप मुझे कह रही है बात करने दो, मुझे तुम बात करने दो, इसीलिए क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और मैं अपने यूथ को ये कहना चाहूँगी
कि इस वक्त अगर आप सूरत हाल पूरी खैर दुनिया ही की इस वक्त आप देख लें, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मसाइल को देखते हुए, वहाँ को एड्रेस करते हुए, अगर हमारी यूथ ये इसी तरह की गपशप में मसरूफ रह जाएगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? आगे फिर हमारा जाहिर है फ्यूचर आप फिर खुद ही असेस मुझे तो पैसे मिल रहे हैं बात करने के। नहीं ऐसा पैसे सिर्फ पैसे ही बात नहीं है, ग्रोथ और गेन। आप एक काम करें, आप मेरा घर मुफ्त बना दें। पैसों की बात थी, आप मेरे घर को प्लीज कर दें। आप करेंगे मुफ्त? आप क्यों नहीं इतनी आप मुस्कुराना शुरू होगी। आप इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट करते? आप मुझे हायर क्यों नहीं कर सकते? आप मुफ्त मैं गरीब भी हूँ ना। अच्छा, मैं लिटरली मैं बचपन में जब था तो मुझे बड़ा शौक था मैं गरीबों की मदद करूँ, बहुत शौक था मुझे, यकीन माने। क्यों अभी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ। मुझे पता चला कि मुझे तो खुद मदद की जरूरत है। आपकी चॉइस है, ये देखें, दिस इज योर पता चला choice। कि मैं तो खुद गरीब हूँ। जब मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला कि मैं तो खुद गरीब हूँ, मुझे जो अपनी मदद करनी चाहिए। आप अगर यहाँ इस सीट पे बैठे हैं, दिस इज योर चॉइस। हाँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, दिस इज माय चॉइस। कहाँ जाऊँ मैं? नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ जाऊँ? सोचे, मुझे तो नहीं। आप अपने रिट्रोस्पेक्ट या कह लें इंट्रोस्पेक्ट करें। मैं मुराकबा करता हूँ आज कि बिल्कुल के अंदर क्या ऐसा क्या चल रहा है, ये क्या गलत हो रहा है। हाँ। मैं इधर बातें कर रहा हूँ और इधर बातें कर रहा हूँ और लोग पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, अब हिजाब एक सवाल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट कि एक सर्टिफिकेशन के हम अक्सर बात करते रहे कि बहुत सारे नौजवान जो मनचले हैं, जो 14 अगस्त के दिन मोटरसाइकिल लेकर थ्रूम थ्रूम करते हैं, व्हीलिंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उन सब के लिए क्या आपका इदारा कोई सर्टिफिकेशन कराता है कि जो घर बैठे हुए आप उनको अपना कोई ऐसा लिंक बता दें जिससे वो आके सर्टिफिकेशन करें? ज़्यादातर जो जी बच्चे हैं वो ऐसे ही बच्चे हैं जो या कह लें कि स्किल के लिए, लर्निंग के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आर मोस्टली यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स, या कह लें कि वो बहुत अपनी डिग्री उन्होंने बहुत एक सक्सेसफुल कह लें कि ग्रेड्स के साथ नहीं की, या ये कि उनका रेगुलर एकेडेमिया में जहन नहीं जिन लोगों का उस तरह से चल जो पाता। सारे नालायक पांडे आपके पास नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये देख लें कि आप अपनी अर्निंग इस वक्त एक शो होस्ट कर रहे हैं तो दिस इज एन आर्ट फॉर्म। ठीक है, तो वही बात है कि आप जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अगर रेगुलर टेक्स्ट ओरिएंटेड हमारे स्कूलों की पढ़ाई अगर आपसे नहीं हो रही तो कोई ना कोई हुनर सीखें। और वही बात है, हुनर इन इट सेल्फ एक आपको ह्यूमन एक स्पिरिचुअल एलिवेशन देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिजाब, आपने बहुत मजे की बातें की। वक्त हमारे पास कलील है। हमारे पास भी एक बच्चा है, जिस तरह आपने कहा नालायक बच्चे जो ड्रॉप आउट है जो है वो आपके पास आ सकते हैं। इम्तियाज़ को ले जाइएगा जाते हुए, ठीक है, आप उसको सिखा दीजिएगा, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत मजा आया। ऑन अ लाइटर नोट आपसे बड़े मजाक भी किए। आप यकीनन कौम का सासा है जो इतनी खूबसूरत चीज़ें बना रही हो। अल्लाह ताला हर लड़की में वो कॉन्फिडेंस, वो सलाहियत, ये दिमाग, ये ग्रोइंग की जो नॉलेज है उनके अंदर भी हो। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए हिजाब फातिमा। सलामत रहे, खुश रहे। हम इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। किसी को टेंशन नहीं देनी, ना टेंशन लेनी है, बस टेंशन को हवा में उड़ाने का है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड मॉर्निंग।